नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी, भूगोल के बारे में। इसमें हम देखेंगे इंडियन जियोग्राफी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी, दोनों एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे। ये क्विक रिवीजन चल रहा है हमारा रिवीजन सीरीज का, तो इसमें भूगोल भारत का और विश्व का भूगोल हम एक साथ देखेंगे। पहले भारत का भूगोल देखेंगे, फिर विश्व का भूगोल देखेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो से आपको पक्का 15 से 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना है, तो अंत तक आप बने रहें और अच्छे से इस वीडियो को एक दो बार देखें तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे कहीं कहीं आपको ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे याद रखा जाए। बाकी आप कोशिश कीजिए कि अपने तरीके से ट्रिक से आपको ये याद रहे, तो वो बेहतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का सामान्य परिचय यहाँ पे देखेंगे। भारत का विश्व में क्या स्थान है, इसमें हम देखेंगे। इंडिया जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा कितने नंबर का है, 7वां है। पहले पे रूस आता है, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर है। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी 3-4 कंट्री का दे देता है, फिर बोलता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरिया वाइज इसको सजाओ। तो सबसे पहले कौन है, रूस है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे चीन है, फोर्थ पे यूएसए है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया है और भारत 7वें नंबर पे है। और अगर हम कुल परसेंटेज देखें स्थल का, विश्व का कुल परसेंटेज कितना है जियोग्राफिकल एरिया का, तो 2.4% इंडिया का है एरिया वाइज। और कुल जनसंख्या का हम देखें तो अभी करंट में इंडिया का पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है कुल विश्व का, तो 17.78% है। और जनसंख्या के अनुसार इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मतलब पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री है इंडिया। भारत के दूरस्थ बिंदु हम देखें तो नॉर्थ यानी उत्तर में इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल है, ये कहाँ है, लद्दाख में। ये याद रखिएगा, जब से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अलग हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी जगह या कौन सी चीज़ें जम्मू कश्मीर में है और कौन सी लद्दाख में है। तो ये अक्सर एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आप याद रखे हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन मालूम चलेगा कि यार ये तो लद्दाख में है। इसलिए ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। नॉर्थ में कौन है, इंदिरा कोल है, तो ये लद्दाख में है, याद रखिएगा। और ईस्ट में देखा जाए, पूर्व में, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, कीवीथू विलेज है। और पश्चिम में देखा जाए, वेस्ट में, तो गुजरात में विलेज है गौर माता, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और साउथ में देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ है, ग्रेटर निकोबार द्वीप में है। तो इंदिरा कोल से याद रखिएगा नॉर्थ में, और पॉइंट है साउथ में। भारत का हम अवस्थिति देखें तो ये एशिया महाद्वीप में आता है और उत्तरी गोलार्ध में आता है अक्षांश के अनुसार। और आकृति इसका क्या है, चतुष्कोणीय है, और पूर्वी गोलार्ध में है देशांतर के अनुसार। और क्षेत्रफल इसका कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है इंडिया। भारत की सीमा रेखा देखा जाए तो ये भी याद रखिएगा कि स्थलीय सीमा इसका कितना है और समुद्री तट रेखा कितना है, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो स्थलीय सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा देखा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। ये पॉइंट में भी याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पॉइंट में 6.5 दे देगा, इस 0.6 दे देगा, तो एग्जैक्ट इसका डाटा याद आपको रखना जरूरी है। फिर देखते हैं भारत का आकांक्षीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं लेटीट्यूड को, और देशांतरीय विस्तार, देशांतर किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को। तो ये याद रखिएगा, ये 37 डिग्री 6 पॉइंट है नॉर्थ में, और साउथ में कितना है, 8 डिग्री 4, ये साउथ है, उत्तरी नहीं है, ये दक्षिणी है, ये याद रखिएगा। और भारत का जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतरीय विस्तार है, ईस्ट में कितना है, 68 डिग्री 7, और ईस्ट में कितना है, यहाँ भी ईस्ट दिया हुआ है, ये पश्चिमी हो जाएगा, ये पश्चिमी हो जाएगा, और ये पूर्वी है, 97 डिग्री 25। भारत का जो विस्तार है नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कितना किलोमीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ से साउथ है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट है, पूर्व से पश्चिम, कितना है, 2933 किलोमीटर भारत का विस्तार है। कर्क रेखा देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। और ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है, 2 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में और 6 है सेंट्रल इंडिया में। तो 8 राज्यों में से 2 नॉर्थ ईस्ट में कौन है, एक त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के 2 ही स्टेट हैं, एक त्रिपुरा और मिजोरम। और 6 जो स्टेट हैं वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसमें बिहार नहीं है, ये याद रखिएगा कि इसमें बिहार नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में झारखंड है। तो ये 8 स्टेट हैं। भारत की मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 है,
और इस पूर्वी देशांतर रेखा भी बोलते हैं इसको। तो ये एग्जैक्ट ये डाटा भी आप याद रखिएगा। तो ग्रीनविच मध्य समय जो है, ये ग्रीनविच जो मध्य समय, उससे भारत का जो मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटे मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट। और भारत के ये 5 राज्यों से गुजरती है जो भारत की समय रेखा है, किस किस से, तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, एमपी है और एसीओ, ये ट्रिक है, यूपी एमपी एसीओ। एसीओ से होगा, ए से होगा आंध्र प्रदेश, सी से है छत्तीसगढ़ और ओ से है उड़ीसा। तो एसीओ प्लस यूपी एमपी। और उत्तर प्रदेश के ये मिर्ज़ापुर जिले से गुजरती है। और गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटा का डिफरेंट है, तो 2 घंटे का डिफरेंट है। और यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये याद रखिएगा कि किस स्टेट के कैपिटल से गुजरती है एग्जैक्ट। तो ये झारखंड का जो कैपिटल है क्या है, रांची, रांची है, इससे ये होके गुजरती है। तो ये याद रखिएगा कि एग्जाम में आता है कि किस स्टेट के कैपिटल से या किस राज्य की राजधानी से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो वो है रांची। भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन लगा हुआ है। तो अगर सबसे ज़्यादा सीमा की लंबाई हो, भारत से सबसे ज़्यादा लंबाई में कौन टच है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, बांग्लादेश। यहाँ पे हम देखेंगे अभी बांग्लादेश है, बांग्लादेश का कितना है, 4096 किलोमीटर है लगभग बांग्लादेश। इसके बाद आता है आपका चाइना, चाइना कितना है, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर है। और चाइना से कौन कौन लगा हुआ है भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ये भी याद रखने की जरूरत है। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान से कौन कौन लगा हुआ है, लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। बांग्लादेश से कौन कौन सा स्टेट लगा हुआ है, तो ये बंगाल है, पश्चिम बंगाल, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेपाल से कितना सीमा रेखा है, 1751 किलोमीटर है। इससे उत्तराखंड है लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की सीमा रेखा कितना है, 1643 किलोमीटर है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को टच करता है। ये याद रखिएगा, 4 स्टेट म्यांमार से सीमा बनाते हैं। भूटान का कितना है, 699 किलोमीटर है। ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। और सबसे छोटी सीमा रेखा जो इंडिया से लगती है वो किसका है, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का। इसका कितना है, 106 किलोमीटर है और ये केवल लद्दाख से टच करता है। याद रखिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं है, यहाँ पे लद्दाख है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, अभी मैंने बताया। और भारत की जो स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है कितनी है, 7 है, 7 है, याद रखिएगा। और ये सीमा रेखा याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा किस किस कंट्री के बीच में है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के बीच। डुरंड रेखा है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच। तो ये मैकमोहन तो याद रहता है, लेकिन रेड क्लिफ और डुरंड में कंफ्यूजन होता है। तो डुरंड है अफगानिस्तान, रेड क्लिफ है पाकिस्तान। रेड मतलब लाल है पूरा, तो कौन है, अफगानिस्तान है। और डुरंड है तो वो अफगानिस्तान है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका एवं मालदीव हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। तो ये आता है पाक जल संधि किसके किसके बीच में है, तो ये मन्नार की खाड़ी जो है और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे तो भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, 5वां है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो ये याद रखिएगा कि कभी कभी आ जाता है कि भारत का भौतिक स्वरूप कितने डिवीजन में बटा हुआ है, तो ये 6 डिवीजन में बटा हुआ है। भारत का पर्वतीय क्षेत्र हम देखें तो ये याद रखने की जरूरत है कि कभी कभी ना असेंडिंग ऑर्डर में पूछ देता है कि नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना है। तो ये याद रखिएगा, ये कोड याद रखिएगा आप, KLZP। नॉर्थ में सबसे ऊपर कौन है, काराकोरम है, ये देख सकते हैं काराकोरम है। एल क्या है, लद्दाख श्रेणी है, ये लद्दाख देख सकते हैं। जेड का है जस्कर है यहाँ पे। फिर पी से है पीर पंजाल ये रहा। तो नॉर्थ से साउथ, ये कोड याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ऊपर कौन सी नदी है, ये देखिए इंडस नदी है, सिंधु नदी, फिर झेलम नदी है, फिर चेनाब नदी है, फिर रावी नदी है, फिर सतलज नदी है। तो ये भी नॉर्थ टू साउथ आप याद रख सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी को अब देखते हैं। ये भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है और नवीन वलित पर्वत है, मतलब ये हिमालय पर्वत जो है वो नया बना हुआ है। तो सबसे नया पर्वत कौन सा है इंडिया का, वो हिमालय पर्वत ही है। और ये सिंधु से ब्रह्मपुत्रा तक फैला हुआ है, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर तक फैला हुआ है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, क्यों, क्योंकि इसी में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। लंबाई क्या है इसकी, लगभग 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है कि हिमालय की चौड़ाई नॉर्थ में मतलब ईस्ट कश्मीर में ज़्यादा है या
ईस्ट में ज़्यादा है, ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है। तो कहाँ ज़्यादा है? ये वेस्ट में ज़्यादा है, कश्मीर में ज़्यादा है चौड़ाई इसकी 400 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी 150 किलोमीटर चौड़ाई है। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन ये भी आता है, नॉर्थ से साउथ सजाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ऊपर कौन है? नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय आता है, फिर निम्न या हिमाचल हिमालय आता है, फिर सबसे लास्ट में बाह्य हिमालय या इसको शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस या तिब्बत हिमालय, इसमें पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है? ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय को तो तिब्बत हिमालय भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखो काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है। तो ये आता है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर किस माउंटेन रेंज में है? तो कौन सा रेंज में है? ट्रांस हिमालय में है। और हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी भी यही है। विस्तार इसका क्या है? विस्तार इसका है पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और चौड़ाई इसका 40 किलोमीटर है। और सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है, जो कि ये भी ट्रांस हिमालय में आता है। और विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, केटू को क्या बोलते हैं? गार्डविन आस्तीन भी बोलते हैं, 8611 मीटर है। तो विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी ट्रांस हिमालय में ही है, केटू को बोलते हैं। ये केटू कहाँ है? ये कश्मीर में है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में है ये केटू, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो वो है कंचनजंगा, वो है कंचनजंगा। और ऐसे आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो केटू। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। लेकिन भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो है कंचनजंगा, क्योंकि स्थित में कंचनजंगा है और स्थित नहीं रहेगा तो कौन है? केटू है, क्योंकि केटू पाक ऑक्युपाई कश्मीर में है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि इन दोनों का आंसर अलग अलग हो जाता है केवल एक टर्म चेंज कर देने से। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय बोले, या इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री किसको बोलते हैं? महान हिमालय को या आंतरिक हिमालय को। तो सबसे अधिक सतत श्रृंखला किसकी है? इसी की है। और इसमें कौन सी चोटियाँ आती है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किसमें है? ट्रांस हिमालय में नहीं है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री जिसको बोलते हैं, उसमें माउंट एवरेस्ट आता है। नेपाल में ये स्थित है, विश्व का सर्वोच्च चोटी इसको बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर है। कंचनजंगा जो मैंने बताया कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है, ये भी इसी रेंज में आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। औसत ऊंचाई इसका देखा जाए तो 6000 किलोमीटर है। क्रोड ये ग्रेनाइट से निर्मित है। और विस्तार इसका क्या है? 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई है 25 किलोमीटर है। फिर हम देखते हैं लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय इसको बोलते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई क्या है? 3700 से 4500 मीटर है। औसत चौड़ाई है 50 किलोमीटर है। और इसमें जो प्रमुख रेंज है ये याद रखने की जरूरत है। जो भी रेंज दिखाया जा रहा है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये एग्जाम में पूछ देते हैं कि हिमालय के किस पार्ट में है, तो इसलिए ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा। पीर पांजल सबसे लंबी श्रृंखला यही है पीर पांजल का। ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है। धौलाधर हो गया, महाभारत रेंज हो गया, इसी में है। और इसको पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें कश्मीर घाटी भी है, इसमें घाटियाँ बहुत हैं। कश्मीर घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया जो हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा घाटी हो गया हिमाचल प्रदेश में। और एक और है आता है कि जो कश्मीर घाटी है वो किस किस के बीच में है। तो इसका एक वीक है जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी किस किस के बीच में है। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया हुआ है कि इसका याद रखिए GKP, मतलब ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय है। के से कश्मीर हो गया और पी से पीर पंजाल। तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सा है? कश्मीर घाटी स्थित है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिर हम देखेंगे बाह्य या शिवालिक हिमालय के बारे में। तो इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसका ऊंचाई क्या है? 900 से 1100 मीटर है। चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर है। और हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है ये। और इसमें दून बहुत होते हैं। दून जो भी है आपका देहरादून हो गया, बाहरी या शिवालिक हिमालय में ही आते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून बोलते हैं। जैसे प्रसिद्ध दून कौन कौन सा है? देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये याद रखिएगा। पूर्वी हिमालय में ये दिया हुआ है कि शिखर, प्रमुख शिखर, दर्रा, पर्वत श्रेणी दिया हुआ है कि नमचा बड़ुआ कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये डफला श्रेणी भी इधर ही है, नॉर्थ ईस्ट में है। और ये इंपॉर्टेंट है गारो, खासो, जैंतिया, कि इसका ईस्ट से वेस्ट में सजाने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो सबसे वेस्ट में कौन है? गारो है, बीच में खासी है और जैंतिया सबसे ईस्ट में है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन हम देखेंगे। मेनली इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, या कभी कभी ये विस्तार वाला दे देगा फिर पूछेगा इसको क्या बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसका लंबाई भी याद रखिएगा। तो पंजाब हिमालय किसको बोलते हैं? सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। और इसकी लंबाई क्या है? 500 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय इसको बोलते हैं। सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य के पार्ट को क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय।
और इसका लंबाई क्या है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय बोलते हैं काली नदी है और तीस्ता नदी के बीच के भाग को बोलते हैं और सबसे ज़्यादा किलोमीटर में यही फैला हुआ है 800 किलोमीटर में। असम हिमालय है तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच के को क्या बोलते हैं असम हिमालय और इसका 720 किलोमीटर है। तो ये किलोमीटर भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा कि सबसे लंबा कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय। तो ये सारे चीज़ें सारे एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो एक दो बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। भारत की प्रमुख घाटियाँ हम देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सी घाटी है, तो लद्दाख में, लद्दाख और कश्मीर का आप लोग इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा कि अब हर जो भी आएगा उसमें दोनों ऑप्शन दे देते हैं। तो नुब्रा घाटी है या मरखा घाटी है, ये कहाँ है लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश की देखा जाए तो कुल्लू घाटी है, कांगड़ा है, चंबा है, सांगला है, लाहौल स्पीति है, पिन वैली घाटी कहाँ है हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड का देखा जाए तो नेलोंग, नेलोंग इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज हो जाता है कि नेलोंग मतलब नॉर्थ ईस्ट का नाम लगता है, इसलिए ये याद रखिएगा। नेलोंग कहाँ है उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। यूथांग, यूथांग कहाँ है सिक्किम में है। नेवरा, नेवरा कहाँ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। शांत घाटी, शांत घाटी या साइलेंट वैली भी बोलते हैं, साइलेंट वैली भी इसको बोलते हैं, ये कहाँ है, ये है केरल में है। जुक्कू घाटी है नागालैंड में। चुम्बी घाटी ये सिक्किम में है और ये भारत, भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है। कौन सा, चुम्बी घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बराक घाटी कहाँ है, असम में है। अराकू घाटी है विशाखापट्टनम में, तो ये याद रखिएगा अराकू घाटी कहाँ है, विशाखापट्टनम में। भारत के प्रमुख हिमनद हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा हिमनद है, बड़ा सिगरी है, छोटा सिगरी है, सोना पानी है। उत्तराखंड में देखा जाए तो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, मिलाम है, पिंडारी है। सिक्किम में देखा जाए तो जेमी है, जेमू, और लद्दाख में सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा हिमनद मतलब ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है, लद्दाख में, इसको क्या नाम है, सियाचिन। भारत के प्रमुख दर्रे हम देखेंगे, दर्रा या पासेज बोलते हैं इसको, तो काराकोरम, खारदुंगला, खारदुंगला, जोजिला, चांगला, ये लद्दाख में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, लद्दाख और कश्मीर का याद रखिए, कौन जम्मू एंड कश्मीर में है, कौन लद्दाख में है। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ये कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे सिक्की कला है, बड़ा लच्चा है, रोहतांग है, यांगजी है, दीवान, डेप्सा है। उत्तराखंड का बात किया जाए तो यहाँ पे है माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला है। नाथुला और जेलेपला दो है, नाथुला जेलेपला, ये कहाँ है, सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो बोमडीला, डिफू, सेला, यांगसाप, पांगसाड, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तुज्जू, तुज्जू दर्रा कहाँ है, ये मणिपुर में है, एक ही है। और इसका याद रखिएगा थाल घाट, भोर घाट, ये कहाँ है, महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न घाट में है, महाराष्ट्र स्टेट में। और पाल घाट, पाल घाट कहाँ है, ये केरल में है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी ना नॉर्थ से साउथ आपको सजाने के लिए बोल देता है, तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं। TBP, टीबी पहले याद रखिए कि पहले कौन है, टीबी, टीबी मतलब थाल घाट और बी मतलब भोर घाट। टी है थाल, बी है भोर, तो ये महाराष्ट्र में है, दो हो गया टीबी, और पी नीचे आएगा, पी मतलब पाल घाट, ये केरल में है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। भारत का उत्तरी मैदान हम देखेंगे, उत्तर का मैदान ये नदियों द्वारा लाए गए जड़होल निक्षेप से निर्मित है और जड़होल निक्षेप की अधिकतम गहराई कितनी है, 1000 से 2000 मीटर तक है और सघन जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है और लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई कितना है, 150 से 300 किलोमीटर के बीच में। इसका विभाजन किया गया है नॉर्थ से साउथ, ये याद रखिएगा कि सबसे पहले आता है भाभर, फिर तराई, फिर जड़होल मैदान आता है, जलोढ़ मैदान, और ये अत्यधिक उपजाऊ है उत्तर भारत का मैदान। अब हम देखेंगे भाबर क्षेत्र जो है ये कृषि योग्य नहीं है, शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। ये इसकी चौड़ाई जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में स्थित है। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से ये निर्मित है और कभी कभी नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त भी हो जाती है। तराई क्षेत्र के बारे में देखते हैं तो जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ प्रकट हो जाती है। ये याद रखिएगा, कभी कभी आता है कि कभी कभी नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, कहाँ, ये भाबर क्षेत्र में, लेकिन जो भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई है वो कभी कभी नदी यहाँ पे प्रकट हो जाती है, कहाँ, तराई क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। जलोढ़ मैदान देखें तो सबसे ऊपर होता है जलोढ़ में, बांगर होता है ऊपर और उसके बाद खादर। बांगर है पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है। ये बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित होता है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग इसको बोला जाता है और मिद्रा में चूनेदार निक्षेप होता है, मतलब कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं बांगर वाले मिट्टी में, जबकि खादर में जो होते हैं ये नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है। तो ये याद रखिएगा कि पुराना कौन है, बांगर, नया है खादर, खादर वाला नया है और बाढ़ वाले मैदान में स्थित होता है। प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है और ये अत्यधिक उपजाऊ होता है। उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन हम देखें तो सबसे ज़्यादा तो ये है पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो निर्माण सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। किसका निर्माण, पंजाब का मैदान। गंगे का मैदान में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा। ब्रह्मपुत्रा का मैदान ब्रह्मपुत्रा एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है। विस्तार देखा जाए पंजाब में तो इसका जो विस्तार है
पंजाब के मैदान का विस्तार कहाँ है? पंजाब में मेनली है। गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है? घग्गर एवं तीस्ता नदी के मध्य, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। और ब्रह्मपुत्रा का देखा जाए तो विशेषकर असम में इसका विस्तार है। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की, पेनिनसुला प्लेटियो की। प्रायद्वीपीय पठार तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ है। पश्चिम की बात की जाए तो गिर पहाड़ियों, और दक्षिण में इलायची मतलब कार्डामोम की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ है। तो ये इसका विस्तार है। पुराने क्रिस्टलीय आगिन एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का ये भाग है। आता है कि प्रायद्वीपीय पठार किस भूमि का भाग है? तो ये गोंडवाना भूमि का भाग है। इसका जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये याद रखिएगा, वेस्ट से ईस्ट की ओर है, वेस्ट से ईस्ट की ओर इसका ढलान है। विभाजन इसका है मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, डेक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, और उत्तर पूर्वी पठार। पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है। अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से ये निर्मित है। त्रिकोणीय आकृति है, क्योंकि इसका ये होता है तो ये त्रिकोणीय आकृति है, और ऊंचाई इसका 600 से 900 मीटर तक है। मालवा का पठार के बारे में देखते हैं। तो मालवा का पठार किससे बना हुआ है? तो ये काली मिट्टी से बना हुआ है, और ये पश्चिम में अरावली है, पूर्व में बुंदेलखंड है। समग्र ढाल जो है उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर मतलब नॉर्थ की ओर है, और साउथ में बिंद श्रेणी है, लावा प्रवाह से निर्मित है। ये लावा प्रवाह से मतलब वोल्केनो से निर्मित है मालवा की पठार। तो ये याद रखें कि पश्चिम में अरावली है, ईस्ट में बुंदेलखंड है, और साउथ की बात की जाए तो ये बिंद रेंज है। मध्य उच्च भूभाग के बारे में हम जानते हैं। तो नर्मदा नदी के उत्तर के भाग को मध्य उच्च भूभाग बोलते हैं। डेक्कन का पठार की उत्तरी सीमा है। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण इसमें देखे जाते हैं। ऊंचाई इसकी जो है 700 से 1000 मीटर है। ढाल जो है इसका पश्चिम से पूर्व दिशा में ही है, वेस्ट से ईस्ट है। पश्चिम में चौड़ा है एवं पूर्व में संकीर्ण है। अधिकांश विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का स्थित है। पूर्वी विस्तार इसका है राजमहल की पहाड़ियाँ एवं छोटानागपुर पठार तक है इसकी विस्तार। पश्चिम में अरावली पर्वत है, दक्षिण में सतपुरा पर्वत है, और उत्तरी में बिंद पर्वत श्रृंखला है। बुंदेलखंड पठार के बारे में देखें, दो होता है, एक बुंदेलखंड है, एक बघेलखंड है। तो ये दोनों ही यूपी और एमपी में है, याद रखिएगा, यूपी एवं एमपी में दोनों है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए नॉर्थ से साउथ, तो यहाँ पे पहले आता है बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड है, फिर यहाँ पे आता है बघेलखंड। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये यूपी एमपी दोनों में है। ये अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। लहरदार क्षेत्र, कृषि योग्य नहीं है। सघन अपर्दित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ अपर्दन बहुत हुआ है तो बंजर भूमि बहुत है। ग्रेनाइट एवं नीस से निर्मित हुआ है। वहीं बघेलखंड का देखा जाए तो ये भी मैंने बोला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो झांसी वाला इलाका है उसमें ज़्यादा बघेलखंड आता है। ये मैकॉल श्रेणी इसके उत्तर में है। उत्तर में सोन नदी भी है, और एक ग्रेनाइट, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है। छोटानागपुर का पठार देखा जाए तो ये उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ है। ये गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। इसका विस्तार किस किस स्टेट में है? तो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में और वेस्ट बंगाल में है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। अन्य नाम इसका भारत का रूढ़ या पाट भूमि भी बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, भारत का रूढ़ या पाट भूमि किस क्षेत्र को बोलते हैं? तो ये छोटानागपुर पठार को ही बोलते हैं। खनिज समृद्ध क्षेत्र है, लोहा कोयला यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे नदियाँ हैं, दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, और उत्तर पश्चिम में सोन नदी है। डेक्कन का पठार देखा जाए तो उत्तर में सतपुरा है, नॉर्थ में सतपुरा, मैकॉल एवं महादेव की पहाड़ियाँ हैं। बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अपक्षय से निर्मित है। पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी पे होता है। पश्चिम में पश्चिम घाट है, वेस्टर्न घाट है। पश्चिम घाट के बारे में देखा जाए, वेस्टर्न घाट के बारे में, तो ये एक सतत श्रृंखला है, पर्वतीय वर्षा वाला इलाका है। अन्य नाम इसका याद रखिएगा, सहयाद्री भी इसको बोलते हैं, सहयाद्री। डेक्कन पठार के पश्चिम में है। औसत ऊंचाई इसकी जो है 1500 मीटर है, और सबसे ऊंचा पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। इसका ये विशेषता है कि पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, दक्षिण में अधिक ऊंचा है, साउथ में ज़्यादा ऊंचा है। सबसे ऊंची चोटी मतलब वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है, याद रखिएगा, अनाईमुडी है। कितना है? 2695 मीटर है। ये अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है। कितना मीटर है? 2695 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है, ये 2633 मीटर है, और ये नीलगिरी पहाड़ियों पे स्थित है। तो एग्जाम में आता है कि अगर वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाईमुडी, और अगर नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन है? डोडा बेटा है, डोडा बेटा। ये याद रखिएगा दोनों पॉइंट। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल यहीं से होता है, और प्रमुख दर्रे इसमें कौन है? थालघाट, भोरघाट, पालघाट है। ये तीनों दर्रे, तीनों पासेज इसी में है, पश्चिमी घाट में ही है। और इसका नॉर्थ से साउथ मैंने बताया था, टीबीपी है इसका।
अब ईस्टर्न घाट का देखा जाए तो इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 600 मीटर है, और ये सतत नहीं है, ये नदियों द्वारा खंडित है, कहीं कहीं कटा हुआ है पूर्वी घाट, और इसका विस्तार महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक है। और सबसे ऊंचा शिखर कहाँ कौन सा है, महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट का, कितना है 1500 मीटर है, और महेंद्रगिरी किस स्टेट में है, ये उड़ीसा राज्य में है। दक्षिण पश्चिम में सेवराय एवं जावेडी की पहाड़ियाँ है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर पूर्व पठार, मेघालय का पठार हम देखेंगे तो इसको भी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। तो एग्जाम में आता है जो मेघालय का पठार है वो क्या प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, तो हाँ इसी का ही भाग है। पश्चिम बंगाल के मालदा गैप जो है राजमहल पहाड़ियाँ एवं मेघालय पठार के बीच के कारण अलग हुआ है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में है, अति अपरदित क्षेत्र है, अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। यहाँ पे वर्षा अधिकतर किससे होता है, साउथ वेस्ट मानसून से होता है। और इसका अन्य नाम क्या है, कार्बी एंगलोंग पठार एवं उत्तर कचाड़ की पहाड़ी भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे कोयला, लोहा, चूना, पत्थर आदि खनिज पदार्थों का भंडार है। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत माउंटेन रेंज का देखा जाए तो ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, ये आता है एग्जाम में कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है, अरावली है, और नवीनतम कौन है, हिमालय है, और विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका जो विस्तार है 4 राज्यों में है, 4 राज्यों में बताया जाए तो 3 स्टेट हैं और एक यूटी है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, और एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली। सर्वोच्च चोटी अरावली पर्वत का कौन सा है, गुरु शिखर है, ये राजस्थान में है, और इसका कितना है 1722 मीटर है, और ये अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन भी इसको बोलते हैं। सतपुरा पर्वत श्रेणी देखा जाए, सतपुरा माउंटेन रेंज, तो इसके नॉर्थ में नर्मदा नदी है, साउथ में ताप्ती नदी है, तो ये आता है, ये सतपुरा है, तो नॉर्थ में कौन है, नर्मदा नदी है, और साउथ में ताप्ती नदी है, तो ये याद रखिएगा। इसका विस्तार है महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश 2 स्टेट में है, और सर्वोच्च चोटी इसका है धूपगढ़, धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये क्या है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, जो ईस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है उसका मिलन बिंदु है नीलगिरी पहाड़ी, और इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में 3 स्टेट में है। और इसका सर्वोच्च चोटी अभी मैंने बताया था कि डोडा बेटा है, 2633 मीटर है, जो तमिलनाडु में है। भारतीय मरुस्थल के बारे में देखा जाए, इंडियन डिजर्ट के बारे में, तो इसका मेसोजोइक युग में समुद्र का ये हिस्सा हुआ करता था। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में है, यहाँ रेतीले टीले एवं बरखाना पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और ये शुष्क जलवायु क्षेत्र में आते हैं। बहुत कम वनस्पति है, अत्यधिक वाष्पीकरण है, नदियाँ अल्पकालिक तथा कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। सबसे बड़ी नदी यहाँ की कौन है, लूनी नदी है। ढाल के आधार पर विभाजन है, तो उत्तरी भाग सिंध की ओर ढाल है, और साउथ भाग कच्छ के रन की ओर इसका ढाल है। तटीय मैदान की बात करेंगे तो ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन है कच्छ और कठियावाड़ तट है, दूसरा है कंकर तट है, तीसरा गोवा तट है, और लास्ट में कौन है, मालाबार तट है। ये जो आता है ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। तो जो इधर से 4 भागों में बांटा गया है, कच्छ और कठियावाड़ तक, कोंकण तट और गोवा तट, और चौथा कौन है, मालाबार तट केरल में है। और ये संकीर्ण पट्टी है, इसका विस्तार गुजरात तट से लेकर केरल तट तक है। पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है। मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर व दक्षिण में चौड़ा है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये याद रखिए कि जो भी नदी इधर बहती है तो यहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, यहाँ एस्चुरी का निर्माण होता है, और जो नदियाँ इधर बहती है वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। पूर्वी तटीय मैदान का देखा जाए तो यहाँ पे पत्तनों की संख्या कम है, मतलब पोर्ट की संख्या कंपेयर टू वेस्टर्न घाट कम है। पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक ये चौड़ा है। इसका विभाजन नॉर्थ सरकार तट है और दूसरा कोरोमंडल तट है। यहाँ की नदियाँ द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण होता है, तो ये याद रखिएगा, डेल्टा कौन, जो इधर बहेगी ईस्टर्न साइड वो डेल्टा का निर्माण करती है, जो वेस्टर्न साइड बहती है वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। भारतीय तट रेखा, इसके बारे में हम देखें तो इसका विभाजन पश्चिमी तट और पूर्वी तट पे है, और ये एग्जाम में आता है कि कितने राज्यों भारतीय तट रेखा से अटैच हैं या टच किए हुए हैं, तो कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं जो इस भारतीय तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। तट रेखा की लंबाई हमने पहले भी देखा है कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है, 5422.6 किलोमीटर, और द्वीपीय तट रेखा कितना है, 2094 किलोमीटर। ये डिवाइड किया हुआ है कि 5422 है मुख्य भूमि की, और द्वीपीय तट है, द्वीपीय तट बोला जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का क्या है, 2094 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस स्टेट की है, तो ये याद रखिएगा, ये गुजरात का है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, तो दादर और नगर हवेली है, दमन एवं दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, पुडुचेरी, ये यूनियन टेरिटरी की बात है। और अगर राज्य की बात की जाए, अगर राज्य आ जाए तो गोवा है। तो राज्य पूछ रहा है या यूटी पूछ रहा है तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग।
द्वीप समूह, तो द्वीप समूह दो ही प्रमुख द्वीप समूह हैं इंडिया में। कौन कौन? एक तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। तो सबसे पहले हम देखते हैं लक्षद्वीप समूह इसके बारे में। तो ये कहाँ स्थित है? ये केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरबियन सी में स्थित है। इसका पूर्व में नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप था। विभाजन अमीनी द्वीप सबसे नॉर्थ में है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में। ये याद रखिएगा, सबसे लक्षद्वीप के सबसे नॉर्थ में कौन सा द्वीप है? अमीनी द्वीप है। और अगर साउथ की बात की जाए तो मिनिकॉय सबसे साउथ में है, सबसे दक्षिण में है। वर्तमान नाम इसका लक्षद्वीप है। कब से? 1973 से पड़ा है। ये प्रवाल निक्षेप से निर्मित है, मतलब प्रवाल भीतियों से निर्मित है, ये याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या यहाँ पे 36 है। कितने द्वीप की संख्या है? 36 है। इसका राजधानी कवरत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो एंडरॉट है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा द्वीप है एंडरॉट। नॉर्थ में सबसे कौन है? अमीनी द्वीप है। साउथ में मिनिकॉय है। और 8 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसके बीच है? मिनिकॉय एवं मालदीव के बीच। एग्जाम में आता है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। और अगर 9 डिग्री चैनल पूछ दें तो ये मिनिकॉय और लक्काद्वीप के मध्य स्थित है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों चैनल 8 डिग्री और 9 डिग्री। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कितना है? 550। लक्षद्वीप में 36 है, यहाँ पे 550 है। अराकयोनोमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है ये अराकयोनोमा। ये कहाँ है? ये म्यांमार का है, माउंटेन रेंज। अंडमान का विभाजन है, इसका भी विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले नॉर्थ अंडमान है, उत्तरी अंडमान, फिर मिडिल अंडमान है, मध्य अंडमान, फिर साउथ अंडमान है, दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान है। ये 4 भागों में अंडमान बटा हुआ है। फिर दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान जो है इसके बीच डंकन पास है। ये याद रखिएगा, डंकन पास किसके किसके बीच है? तो ये पूछ देते हैं, यहाँ पे है डंकन पास, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में। 10 डिग्री चैनल आता है, ये किसके किसके बीच में है? ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ये जो भी डिग्री चैनल है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निकोबार द्वीप समूह जो है कार निकोबार है, फिर ग्रेटर निकोबार है। ज्वालाद्वीपीय द्वीप कौन है? ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है? वोल्केनो। तो बैरन द्वीप है, ये सक्रिय में आता है। और नारकोंडम द्वीप है, ये शांत। ये याद रखिएगा कि कौन सक्रिय है, कौन सा वोल्केनो शांत है। तो बैरन वोल्केनो जो है वो सक्रिय है और नारकोंडम जो है वो शांत है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं सैल से निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो माउंट थुलियट। माउंट निकोबार का पूछ रहा है, ये अंडमान निकोबार अलग अलग हो गया। तो जो निकोबार का पूछेगा सर्वोच्च चोटी तो माउंट थुलियट है, 442 मीटर है। और अगर सर्वोच्च चोटी पूछेगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का तो कौन सा है? सैडल पीक है। सैडल पीक सबसे बड़ा है। ये कहाँ पे है? ये उत्तरी अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है, 732 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और ये कहाँ है? साउथ अंडमान में। किस द्वीप में है? साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। और ये हाल फिलहाल में ही पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया है भारत सरकार ने। तो इसका न्यू नेम क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर का न्यू नेम हो गया है श्री विजयापुरम। श्री विजयापुरम इसका नाम हो गया है। तो अब याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयापुरम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या होगी? श्री विजयापुरम। और ये किस द्वीप पे है? तो ये साउथ अंडमान में है, दक्षिण अंडमान में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करेंट अफेयर के दृष्टि से। अब हम देखेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम भी इसको बोलते हैं। तो निश्चित वाहिकाओं, नदी नालों आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो भारतीय अपवाह तंत्र जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, वो मेनली 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र है, हिमालयी ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हिमालय में सिंधु नदी आती है, गंगा नदी आता है और ब्रह्मपुत्र नदी आती है। सिंधु नदी तंत्र मतलब सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम हम देखेंगे। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वत श्रेणी बोखरू चू के निकट एक हिम नद से है। तो ये भी कैलाश पर्वत श्रेणी से इंडस रिवर की उद्गम स्थल है, इंडस रिवर या सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर है। और भारत में अगर पूछा जाए तो 1114 किलोमीटर है। ये भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, मतलब सबसे वेस्टर्न रिवर कौन है? इंडस रिवर ही है। तिब्बत में इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिंगी खम्बान या शेरमुख। दाएं तट, इसमें पूछा हुआ है दाएं तट और बाएं तट की सहायक नदियां हैं। ट्राइब्यूटरी रिवर कौन कौन सी है? तो राइट साइड की जो नदियां हैं वो गिलगित है, श्योक है, काबुल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट साइड की कौन सी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, या लेफ्ट साइड की कौन है। तो ये याद रखिएगा। बाएं तट की कौन कौन सी है? पंचनद है। पंचनद मतलब सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम एक साथ मिला के इसको पंच नदी बोलते हैं, या पंचनद। और जस्कर रिवर। बाकी दाएं तट की नदियां हैं ये गिलगित, श्योक और काबुल। यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? कराची के निकट अरबियन सी में गिरती है।
झेलम नदी की बात की जाए तो प्रमुख तटीय शहर कौन सा है? श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये इसका उद्गम स्थल है पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से होता है। तो वेरीनाग से किसका उत्पन्न होता है, किस नदी से? वेरीनाग। तो झेलम नदी, और इसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन है? किशन गंगा। और चिनाब नदी में इसका संगम होता है। झेलम नदी का चिनाब नदी से संगम होता है। चिनाब नदी की बात की जाए तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। ये आता है एग्जाम में कि इंडस रिवर का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? तो ये चिनाब है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के मिलन से होता है। चंद्रा और भागा दो डिफरेंट रिवर है, इसके मिलने से चिनाब नदी का निर्माण होता है। इसका अन्य नाम चंद्रभागा भी इसीलिए इसको बोला जाता है। भारत में लंबाई कितना है? 1180 किलोमीटर है। रावी नदी का देखा जाए तो इसका उद्गम है रोहतांग दर्रा है, रोहतांग पासेज के पश्चिम से होता है और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है और इसका संगम भी चिनाब नदी से संगम इसका होता है। ब्यास नदी, इसकी बात किया जाए तो इसका भी उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है। ये कुल्लू घाटी से बहती है और हरिके के पास पंजाब के पास एक सतलज से इसका संगम हो जाता है। तो याद रखिए कि ब्यास नदी किसमें मिलती है? तो सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी है जो है तिब्बत में इसको लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राक्षस ताल से किसका उद्गम है? तो सतलज नदी का है। सिपकिला के पास ये भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में और पूर्ववर्ती नदियों का ये उदाहरण। गंगा नदी तंत्र, अब देखेंगे हम गंगा नदी का तंत्र। ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है और भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का ये निर्माण करती है। सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कितना है, किसका है? तो ये गंगा नदी का ही है। इसका उद्गम उत्तराखंड में गौमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। प्रारंभ में इसका क्या नाम है? भागीरथी है और बाद में देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। ये याद रखिएगा कि देवप्रयाग किस किस नदियों का संगम है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथ नदी के संगम है और यहीं पे भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो गंगा कहलाती है। और हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई है 25 मीटर है, 2525 मीटर है और भारत की सबसे लंबी नदी यही है, गंगा नदी। इसका बाएं तट की जो सहायक नदी है, लेफ्ट हैंड साइड जो ट्रिब्यूटरी रिवर है कौन है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी व महानंदा है। दाएं तट की जो है सहायक नदी है उसमें यमुना और सोन आती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अन्य नाम इसका पद्मा है, मेघमना। इसके दो अन्य नाम है जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कौन कौन सा नाम है? पद्मा और मेघना। ये पंच प्रयाग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कि कौन कौन सी नदियों का ये संगम है पांचों प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा, एक नदी याद रखिएगा, ये जो अलकनंदा नदी है ये सब में कॉमन रहेगी। अलकनंदा नदी सब में कॉमन रहेगी, एक नदी चेंज होती जाएगी। तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन है? अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। तो इसकी ट्रिक आप याद रखते हैं, वीडी से विष्णु प्रयाग और डी से धौलीगंगा और एक मैंने बता दिया अलकनंदा नदी सारे में कॉमन है, सारे मतलब पांचों में कॉमन है। नंद प्रयाग नंदाकनी, एन इसका एन कर सकते हैं, नंद प्रयाग में नंदाकनी है। कर्ण प्रयाग मतलब पिंडार, ये पिंडार है कर्ण प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में कौन नदी है? मंदाकिनी। देव प्रयाग में इसी को बोलते हैं, अभी हमने देखा कि गंगा नदी कहाँ मिलती है तो बनती है गंगा नदी, तो देव प्रयाग में ही गंगा नदी बनती है जो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नाम पड़ता है इनका। तो ये पांचों ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यमुना नदी का आप देखते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो है वो यमुनोत्री हिमनोद से होता है बंदर पूछ श्रेणी में। दाएं तट की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? इसका रिवर है वो कौन कौन? चंबल है, सिंध है, बेतवा और केन है, क्योंकि ये भी ऐसे बहती है इस साइड। तो इधर से जो आएगी वो दाएं तट है और इधर से जो आएगी वो बाएं तट है, ये याद रखिएगा। ये बाएं क्योंकि इधर जाती है तो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी, क्योंकि यमुना नदी भी गंगा नदी में ही मिलती है। बाएं तट की जो सहायक नदी है यमुना नदी को हिंडन है, रिहंद है, सिंगर है, वरुणा है। और चंबल नदी, इसका उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियां हैं विंध्य श्रेणी में, खड्डों का ये निर्माण करती है और ये उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है। तो चंबल नदी किस नदी में मिलती है? तो यमुना नदी में मिलती है। कहाँ पे? ये इटावा में मिलती है, उत्तर प्रदेश के इटावा में। गंडक नदी की बात की जाए तो ये बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय है और ये गंगा नदी में मिलती है। तो ये आता है एग्जाम में कि गंगा नदी में गंडक नदी कहाँ पे मिलती है? तो पटना के निकट सोनपुर में गंगा में ये मिल जाती है, सोनपुर में ये गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल माप चाचुंगो हिमनद है और इसकी सहायक नदियां हैं तिला, सेती, बेरी एवं शारदा। और ये बिहार के छपरा में गंगा
से संगम बनाती है। मतलब गंगा नदी में ये भी मिल जाती है घाघरा नदी। कहाँ पे? तो बिहार के छपरा में। ये याद रखिएगा, बिहार के छपरा में घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी, कोसी नदी की बात की जाए तो ये इसमें अक्सर बाढ़ आते रहते हैं। बरसात के दिनों में देखा जाता है कि बाढ़ इसमें आता ही आता है, और इसीलिए इसे बिहार का शोक भी बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल क्या है? माउंट एवरेस्ट के उत्तर से ये निकलती है। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, और बिहार के भागलपुर में गंगा नदियों में मिल जाती है। तो कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है? तो ये भागलपुर में मिलती है। रामगंगा नदी, इसका उद्गम स्थल गढ़वाल की पहाड़ियाँ है। उत्तर प्रदेश के नजीमाबाद में मैदान में प्रवेश करती है ये रामगंगा नदी, और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। तो ये याद रखिएगा, यूपी पीसीएस वाले या यूपी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो रामगंगा नदी का याद रखिएगा कि ये कहाँ पे गंगा नदी में मिलती है, तो कन्नौज के निकट। दामोदर नदी, ये उद्गम स्थल है इसका छोटानागपुर का पठार। ये भ्रंश घाटी में बहती है, और ये बंगाल का शोक भी इसको बोलते हैं, दामोदर नदी को। और हुगली में इसका मिलन होता है। दामोदर नदी का मिलन कहाँ होता है? हुगली में होता है। ये मत याद रखें कि दामोदर नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती नहीं, इसका मिलन होता है हुगली नदी में, और हुगली नदी जाकर मिलती है बे ऑफ बंगाल में। इसकी मुख्य सहायक नदी है बराकर नदी। शारदा या सरयू नदी है, इसका उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद, नेपाल हिमालय में है, और भारत नेपाल सीमा पर ये बहती है। नेपाल में इसका क्या नाम है? गौरी गंगा नाम है, और इसका अन्य नाम काली या चाइक भी है। सोन नदी, इसका उद्गम स्थल कौन है? अमरकंटक का पठार है, और अमरकंटक का पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण करती है। गंगा के दाएं तट की सहायक नदी है, क्योंकि सोन नदी भी गंगा नदी में मिलती है, और पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से इसका मिलन होता है सोन नदी का। महानंदा नदी, गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है ये, और उद्गम स्थल कौन सा है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से ये निकलती है, और ये भी गंगा नदी में मिल जाती है, और पश्चिम बंगाल में गंगा से इसका संगम होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र अब देखेंगे। ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है चिमांगुडुंग हिमनद, मतलब कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट है इसका उद्गम स्थल। अपवाह क्षेत्र इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है अरुणाचल प्रदेश और असम में है। बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं लेफ्ट साइड की, उसमें है दिबांग, सिकांग भी इसको बोलते हैं, लोहित हो गया, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी। दाएं तट की कौन सी सहायक नदियां हैं? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच। तो ये ट्राइब्यूटरी रिवर याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी रिवर कौन कौन सी है। अन्य नाम इसका क्या है? तिब्बत में इसको सांगपो भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी। ये ब्रह्मपुत्रा नदी एक्चुअली में किस स्टेट में बोलते हैं? तो असम में। बाकी डिफरेंट स्टेट में अलग अलग ये नाम है, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। ये याद रखिएगा, जमुना आ जाता है कि एग्जाम में, जमुना नदी किस रिवर को बोलते हैं बांग्लादेश में? तो किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी को बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिलती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियों के मिलने से होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों से मिलने से होता है, और इस विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुबनसिरी नदी, इसका उद्गम स्थल तिब्बत क्षेत्र से है। अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम है, और पूर्ववर्ती नदी है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हम देखेंगे। पेनिनसुला इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसमें क्या है कि कुछ है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कुछ अरबियन सी में, अरब सागर में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है? महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और अरबियन सी में नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां गिरती है। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि जो अरबियन सी में गिरती है वो ज्वार, नद, मुग या एस्चुअरी का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है, एस्चुअरी और डेल्टा। महानदी के बारे में देखा जाए तो उद्गम स्थल है इसका सिहावा पहाड़ी, जो धमतरी छत्तीसगढ़ में है। और दाएं तट की सहायक नदियां कौन है इसकी? जोंग, ओंग, तेल। तो इसमें ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी है वो याद रखिएगा, जोंग, ओंग, तेल। इसकी लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बाएं तट की सहायक नदियां कौन है? शिवनाथ, हसदो, मंद और ईव। ये नदियां इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था कि ये नदियां किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये सारी महानदी की है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का देखा जाए तो इसका उद्गम स्थल जो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक माना जाता है, महाराष्ट्र में जो है। और इसकी बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां ये हैं, और दाएं तट की ये है। बाएं तट की कौन है? पीन गंगा, वेन गंगा, बरधा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती। तो ये याद रखिएगा, जो गंगा आ रही है पीन गंगा, वेन गंगा, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। दाएं तट की बात किया जाए तो प्रवरा, मुला, पेडवागो, मनेर इसकी दाएं तट की सहायक नदियां। ये सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, इसलिए याद रखिएगा। सदृश्य प्रपात की रचना करती है, और इसका उपमान है दक्षिण गंगा। एग्जाम में ये कंफ्यूज नहीं होना है, अगर दक्षिण गंगा पूछा जाए तो कौन है? गोदावरी नदी है। और अगर दक्षिण की गंगा क्या है? दक्षिण की गंगा, तो की आ गया तो ये कावेरी हो जाएगा। तो एक जहां टर्म मिस हुआ की नाम, दूसरा दक्षिण गंगा तो गोदावरी नदी, और दक्षिण की गंगा तो किसको बोलते हैं? कावेरी। की आ गया तो की से कावेरी हो जाएगा। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यही है, गोदावरी।
कृष्णा नदी की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर है और दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी दाएं तट की सहायक नदी है कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा और बाएं तट की है भीमा, मूसी, मुनेरू। उद्गम स्थल है इसका पश्चिमी घाट है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में ही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर मतलब कृष्णा और त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर मतलब गोदावरी, ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कावेरी नदी का देखा जाए तो इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक से। बाएं तट की सहायक नदियाँ हेमवती, सिमसा, अक्रावती और दाएं तट की कौन सी सहायक नदियाँ हैं? काबिनी, भवानी, अमरावती। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और शिवा समुद्रम जो जलप्रपात है, शिवा समुद्रम वाटरफॉल, ये कावेरी नदी पे स्थित है। इसका अपवाह क्षेत्र है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और इसी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं। नर्मदा नदी की बात की जाए तो उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक विंध्याचल एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये याद रखिए, ये नर्मदा नदी है, ये विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुरा पर्वत है, तो इसके बीच में ये नर्मदा नदी बहती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात किस पे है? ये नर्मदा नदी पे है। पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में ये गिरती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। लेकिन अरबियन सी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा नदी है, क्योंकि गोदावरी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ज्वार नदी क्या है? एस्चुअरी का निर्माण ये करती है। तापी नदी के बारे में देखा जाए तो इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर इसका बहाव है, यानी ये भी अरबियन सी में गिरती है और ये भी एस्चुअरी का निर्माण करती है। अपवाह क्षेत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम इसका जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, 3 राज्यों में है। अब हम देखेंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गंगा नदी के किनारे जो इंपॉर्टेंट शहर हैं, इंपॉर्टेंट सिटी है, हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, बनारसी, भागलपुर, पटना, ये गंगा नदी के किनारे हैं। यमुना नदी के किनारे देखा जाए तो नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है और इटावा है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा है और हैदराबाद किस नदी के किनारे हैं? तो मूसी नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे इंपॉर्टेंट सिटी है नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री। ये नांदेड़ याद रखिएगा क्योंकि सिखों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा के किनारे बरेली है। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लेह सिंधु नदी के किनारे है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे हैं। सूरत और बैतूल ये ताप्ती नदी के किनारे हैं। जमशेदपुर जो है झारखंड में, ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। कटक महानदी के किनारे, कोटा चंबल, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्रा, उज्जैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसमें हम देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात मतलब वाटर फॉल बोलते हैं इसको। तो ये जलप्रपात है, ये संबंधित किस नदी पे है और संबंधित राज्य इस कॉलम में दिया हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट जलप्रपात अगर बोला जाए तो ये है कुंचिकल। कुंचिकल है, ये वरही नदी पे है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिवा समुद्रम का देखेंगे तो ये श्रावती नदी पे है कर्नाटक में। धुआंधार अभी हमने देखा नर्मदा नदी पे है मध्य प्रदेश में। दूध सागर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध सागर ये मांडवी नदी पे स्थित है और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। कपिल धारा, दुग्ध धारा ये नर्मदा नदी के किनारे हैं मध्य प्रदेश में। चुलिया वाटरफॉल ये चंबल नदी पे है राजस्थान में। हुंडरू वाटरफॉल ये स्वर्ण रेखा नदी पे है झारखंड, रांची में है। चित्रकूट है वो इंद्रावती नदी के ऊपर है, छत्तीसगढ़ में है। और जो गोरस्पा ये श्रावती नदी पे है कर्नाटक में। तो ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटरफॉल, जलप्रपात। तो नाम और किस नदी पे है, किस स्टेट में है, तो ये याद रखिएगा। इसमें हम देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें जो लेक हैं, इंडिया की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो वेमबान, तो वेमनाड और अष्टमुडी लेक है वो केरल में है। चिल्का लेक है उड़ीसा में। उलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। पुष्कर राजस्थान में है। सांभर भी राजस्थान में है। लोकटक मणिपुर में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है। पुलिकट ये याद रखिएगा कि पुलिकट कहाँ है? आंध्र और तमिलनाडु। पेरियार केरल में है। चिल्का उड़ीसा में है। डिडवाना भी राजस्थान में है। यहाँ पे देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। परियोजना आ जाता है किस नदी पे है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है और ये गुजरात में स्थित है। भाखरा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पे है हिमाचल प्रदेश में। शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये कावेरी नदी पे है कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पे है आंध्र प्रदेश में। हीराकूड परियोजना ये कहाँ है? महानदी उड़ीसा में। इडुकी है पेरियार रिवर पे केरला पे, ये याद रखिएगा। इडुकी मतलब पेरियार। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पे है उत्तर प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पे है तेलंगाना स्टेट में।
रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है यूपी में, टिहरी परियोजना भागीरथ में है उत्तराखंड में, चंबल परियोजना चंबल पे है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट में है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के बारे में देखेंगे, साउथ वेस्ट जो मानसून रेनफॉल होता है उसके बारे में। तो ये हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करता है इंडियन ओशियन से, और 1 जून से केरल से प्रारंभ होता है। इसकी 2 शाखाएं बन जाती है, 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन? एक तो बंगाल की खाड़ी है और दूसरा है अरबियन सी। ये वर्षा जून से सितंबर तक होती है, और भारत की जो लगभग वर्षा होती है 80% उसमें इसी का योगदान है। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है 80% इंडिया में। उत्तर पूर्व मानसून वर्षा देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से ये जलवाष्प ग्रहण करती है और नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, नॉर्थ ईस्ट का मानसून रेनफॉल, वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वर्षा करता है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में यहाँ से होती है, और इसको लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। आम्र वर्षा ये भी एक प्रकार का रेनफॉल है, इसको मैंगो शावर भी बोलते हैं, और ये प्री मानसून रेनफॉल होता है। प्री मानसून मतलब मानसून के पहले का जो बारिश होती है उसको आम्र वर्षा बोलते हैं, जो आम को पकने में सहायक प्रदान करता है। और ये आम्र वर्षा मैंगो शावर किस स्टेट में बोला जाता है? तो कर्नाटक और केरल में इसको बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। इसको कॉफ़ी शावर भी बोला जाता है क्योंकि ये कॉफ़ी को पकने में सहायक होता है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में ही बोला जाता है। इसको ये याद रखिएगा। शीतकालीन वर्षा जो होती है ठंडियों में, सर्दियों में, इसको उत्तर पश्चिमी भारत में होता है और भूमध्य सागरीय क्षोभ के कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोला जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसी को बोला जाता है। काल बैसाखी जो होता है बैसाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त पवनों को बोला जाता है काल बैसाखी। चाय, पटसन व चावल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, और असम में इसे बारदौली छीड़ा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी है असम में बारदौली छीड़ा, या काल बैसाखी भी इसको बोलते हैं। लू जो चलती है शुष्क व गर्म व पीड़ादायक पवन को लू बोला जाता है, जो गर्मियों में चलती है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये पवन है, पंजाब से लेकर बिहार तक ये चलती है। दिल्ली व पटना में इसके बीच इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। सबसे तीव्रता लू की कहाँ होती है? तो दिल्ली से लेकर पटना के बीच में। फूलों वाली बौछार किसको बोलते हैं? तो केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में और कहवा के फूल खिलने में सहायक होती है। तो फूलों वाली बौछार या चेरी ब्लॉसम भी इसको बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे सॉइल, काली मिट्टी के बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में। इसका निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन से होता है। इसका अन्य नाम है वो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं? रेगुर सॉइल, ये काली मिट्टी को बोलते हैं। कपास की मिट्टी या ट्रॉपिकल चेरनोजम इसको बोलते हैं। तो ये डिफरेंट नेम भी याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इसका स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। एग्जाम में आता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी कहा जाता है। इसका क्षेत्र है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें कमी होती है किस किस न्यूट्रिशन की? तो नाइट्रोजन की, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। तो जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस याद रखिएगा कि काली मिट्टी में कमी होती है। और इसमें अधिकता किसका होता है? लोहा का होता है, आयरन का, चूना का, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। बस ये याद रखिएगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट सॉइल, ये कम उर्वर होती है और इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निछालन से होती है। इसका जो क्षेत्र है वो कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं असम में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसमें कमी जो है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम एवं जैव पदार्थ की होती है। अधिकता लोह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता इसमें होती है लेटेराइट मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी या इसको डोमट मिट्टी भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होते हैं और इसका विस्तार देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पे है। तो ये एग्जाम में आया कि देश के सबसे अधिक भाग पे किस मिट्टी का प्रतिशत है? तो ये जलोढ़ मिट्टी ही है या डोमट मिट्टी। इसका जो क्षेत्र है वो उत्तरी मैदान एवं भारत की नदी घाटियों में है। इसमें केवल फास्फोरस की कमी होती है और पोटास की अधिकता होती है। लाल और पीली मिट्टी, इसका क्षेत्र जो है ओडिशा है, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान के दक्षिण में है और इसमें महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि होती है और ये जल योजित होने पर पीली हो जाती है। इसमें जो कमी है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यहाँ पे हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में कि भारत में वनों के प्रकार। तो भारत में कितने प्रकार के वन होते हैं? तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, वेलांचली व अनूप वन के नाम से जाना जाता है।
ये जो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार, इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें आते हैं। पाए जाने वाले वृक्ष, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो रोजवुड है, महोगनी है, एनी, एबनी आदि पाए जाते हैं और वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन, यहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और ये दो प्रकार के होते हैं। एक है आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसका क्षेत्र है उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद, पश्चिम घाट का पूर्वी ढाल और ओडिशा। इसमें प्रमुख वृक्ष जो पाए जाते हैं वो सागवान है, साल है, शीशम, महुआ, आंवला आदि है। दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन, इसमें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसका जो क्षेत्र है ज़्यादातर प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश और बिहार भी इसमें आता है। शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाने वाले जो वृक्ष है वो तेंदू है, पलास है, बेल है, खैर है, इसमें पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, इसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसका जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष है बबूल है, खेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी, पलास आदि पाए जाते हैं। पर्वतीय वन की बात की जाए तो हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों पर पाए जाते हैं। सोलास, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले बल को बोलते हैं, पाए जाने वाले वन को बोलते हैं सोलाज, सोला भी बोलते हैं इसको। तो कहाँ कहाँ ये मिलता है, नीलगिरी, अल्लामलाई और पालनी पहाड़ियों पे। वेलांचली व अनूप वन किसको बोलते हैं, इसका विस्तार है 6740 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आर्द्र भूमि, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्री क्षेत्रों में ये पाया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे भारत की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन से ट्राइब्स हैं भारत में और किस स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। थारू है, राजी, खरवार, बुक्सा, भूटिया। बिहार में असुर, बिरहोर, खरिया, कोरवा पाया जाता है। झारखंड में उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खोंड, कोरवा। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कोरवा, कमार, सहरिया, बैगा, बिरहोर। राजस्थान में मीणा, भील, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया, मंगनियार। उत्तराखंड में भोटिया है, थारू है, जौनसारी है, बुक्सा है, राजी है। तमिलनाडु में कोटा है, इरूलर है, पनियन है और टोडा ट्राइब मिलती हैं। टोडा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उड़ीसा में है बिरहोर, जुआंग, बोडो और खरिया। कर्नाटक में कुरुबा, कुराग, जेनू है। गुजरात की बात की जाए तो सिद्धी, कोतवलिया, कोलगा है। पश्चिम बंगाल में टोटो है, लोधा, बिरहोर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सेम्पन है, जारवा है, सेंटनली है, ओंगे हैं और ग्रेट अंडमानी है। भारत की प्रमुख जनजातियां एवं निवास क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो भील किस किस स्टेट में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। गोंड है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक में पाए जाते हैं। गद्दी, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं कि गद्दी कहाँ है, पाए जाते हैं कौन से ट्राइब जनजातियाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। संथाल बिहार में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा में पाई जाती है। मुंडा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। कोरवा झारखंड और छत्तीसगढ़ में। कोल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाए जाते हैं। कृषि से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे कि भारत का विभाजन, कृषि का भारत में टोटल विभाजन कितने हैं, तो 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये याद रखिएगा, ये 20। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, कृषि भी करो और पशुपालन भी करो तो इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। अंतः फसली खेती, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाना। एग मार्क, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण होता है एग मार्क, ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम, ये कभी कभी मैचिंग में आ जाता है कि इधर झूमिंग के कृषि के क्षेत्रीय नाम होंगे और किस किस स्टेट में ये नाम जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। झूम मेनली नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी असम, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में। पामलू बोलते हैं मणिपुर में। दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। बेवर या दहिया, इसको मध्य प्रदेश में बोलते हैं। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में बोलते हैं। पामाडाबी या कुमान या बरिंगा उड़ीसा में बोलते हैं। कुमारी, ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में बोलते हैं। वालरे या वालतरे, इसको दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोलते हैं। खिल हिमालयन क्षेत्र में बोलते हैं और कुरवा झारखंड में बोला जाता है। और यहाँ विश्व में भी देख लेते हैं कि विश्व में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम क्या है। मिल्पा जो बोला जाता है वो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में बोला जाता है। कोनुकू वेनेजुएला में। रोका ब्राजील में बोलते हैं। मसोले मध्य अफ्रीका में है। लदांग इंडोनेशिया में है और रे वियतनाम में बोला जाता है। खनिज कुछ प्रमुख तथ्य हैं यहाँ पे, खनिज से रिलेटेड फैक्ट है कि आर्कियन युग की धारावार क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। तो सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें कौन है इंडिया में, तो ये धारवार रेंज की चट्टानें हैं। ईंधन खनिज, कोयला तथा पेट्रोलियम औषधि शैलों की चट्टानों में पाई जाती है। औषधि
सैलों की चट्टानों में पाई जाती है। छोटा नागपुर को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। रूढ़ प्रदेश किसको बोलते हैं? छोटा नागपुर को। प्रमुख खनिज संस्थान तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये कहाँ पे है? ये खेतरी में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये उदयपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो, ये नागपुर में है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, ये जमशेदपुर में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र, ये धनबाद में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये नागपुर में है। लौह खनिज, आयरन ओर का देखा जाए, आयरन ओर के बारे में, तो लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% जो भाग है उड़ीसा में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। और जो आयरन ओर है, लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो सूत्र है, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये एग्जाम में आ जाता है कि हेमेटाइट कौन है, मैग्नेटाइट कौन है। तो Fe2 वाला जो है वो हेमेटाइट है, H पहले आता है, और Fe3 M मैग्नेटाइट, M बाद में आता है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। लाइमोनाइट और सीडेराइट, ये भी आयरन ओर के अयस्क हैं। हेमेटाइट अयस्क को लोह का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण कहाँ कहाँ है, मतलब आयरन ओर जो है वो किस किस स्टेट में पाया जाता है? तो उड़ीसा में। ये याद रखिएगा, जो स्थान है, जो प्लेस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो मैचिंग में दे देंगे या ऐसे पूछ लेंगे कि मयूरभंज जनपद या गुरु महिसानी, ये गुरु महिसानी में कौन सा माइनिंग पाया जाता है? तो आयरन ओर यहाँ पे पाया जाता है। तो उड़ीसा में क्या कौन कौन है? मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र है। क्योंझार जिले के किरूबूर है। सुंदरगढ़ जिले के मालंग टोली कडांगा पहाड़ है। कर्नाटक की बात की जाए तो बेलारी है, चित्रदुर्गा है, चिकमगलूर है, शिमोगा, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ और धारवाड़ क्षेत्र में आयरन ओर पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो राजनांदगांव, बेलाडीला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। बेलाडीला श्रेणी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और दुर्ग में आयरन ओर पाया जाता है। झारखंड की बात की जाए तो नोवामुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूम जिला है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुरनूल, कुडब्बा एवं नेलोर क्षेत्र में आयरन ओर पाया जाता है। महाराष्ट्र में पिपलगांव, असोला और देवलगांव, सूरजगढ़ आदि में पाया जाता है। ये हम देखेंगे कि कौन कौन से खनिज कहाँ मिलते हैं और कौन से राज्य में मिलते हैं। मैग्नीज हो गया, तो मैग्नीज उड़ीसा में भी मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है, मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा में क्योंझार में है, सुंदरगढ़, कोरापुट और कालाहांडी। कालाहांडी किस डिस्ट्रिक्ट में, किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। भंडारा, नागपुर, ढंडोरी, टिरोडी, ये महाराष्ट्र में है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, ये मध्य प्रदेश में है। तांबा, कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये खेतरी में पाया जाता है, झुंझुनू जिला, सिंघाना क्षेत्र, खोदरीबा, दिलवारा, कोरोबली, दरीबा, आगुचा, ये राजस्थान में है। खेतरी, ये खेतरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड में सिंहभूम जिले में समोसाबानी, राखा धोवानी, तुरम डी में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट जिले में देश का बृहत्तम क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है। भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला में गुजरात में है। लोहरदगा, नेतर हाट, फटार, ये झारखंड में है। क्रोमाइट की बात की जाए तो उड़ीसा में कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ये सुकिंदा घाटी है, कटक जिला में, और नौसाही, क्योंझार जिला में है। कर्नाटक में हासन है, मैसूर है, चित्रदुर्ग है, शिमोगा और चिकमगलूर है। सीसा, ये राजस्थान में पाया जाता है। उदयपुर जिले का जावर क्षेत्र, दरीबा, राजपुरा, भीलवाड़ा, तारागढ़ पहाड़ी, अजमेर और जोधावास अलवर जिले में पाया जाता है। जस्ता, जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक, जिंक भी बोलते हैं। तो राजस्थान में जावर क्षेत्र जो है, उदयपुर जिला, देश का सबसे बड़ा है। पाली, भरतपुर और सवाई माधोपुर, भूतांग क्षेत्र, सिक्किम में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जिंक राजस्थान में ही पाया जाता है। सोना, तो सोना पाया जाता है कर्नाटक में कहाँ कहाँ? कोलार जिला है, रायचूर जिला की छट्टी, तोपुलदेही और बुंडेली कंडाले। देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित होता है, कर्नाटक से। चांदी की बात की जाए तो राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जिंक खानों में चांदी मिलता है। कोलार और हट्टी की खान कर्नाटक में, और सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिले में झारखंड में है, यहाँ भी चांदी मिलती है। कोयला को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है और ये कार्बन की मात्रा के अनुसार में विभाजित होता है। तो सबसे पहला एंथ्रेसाइट है, इसमें 90 to 93% कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा है बिटुमिनस, इसमें 55 से 80% होता है कार्बन की मात्रा। तीसरा है लिग्नाइट, इसमें 40 से 55% होता है कार्बन की मात्रा। और चौथा है पिट, 40% से कम। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी वो उतना ही अच्छे क्वालिटी का कोयला है। तो सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला कौन है? एंथ्रेसाइट है। और घटिया क्वालिटी का कोयला कौन है? पीट। देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा मिलता है? बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर एवं चमकीला रूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। ये याद रखिएगा कि लिग्नाइट कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये तमिलनाडु में है। अब कोयला क्षेत्र देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में है सोनहट, सोहागपुर, कोरबा, तातापानी, रामकोला। तातापानी अक्सर एग्जाम में आता है, ये छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, देवघर उत्तरी, कर्णपुरा। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया। उड़ीसा में है तलचर, ईव नदी। असम में है मिकरी पहाड़ियाँ, सिंगरीमारी। सिक्किम में है रंगित घाटी,
ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बारजोरा, बीरभूमि। मेघालय खासी की पहाड़ियाँ, बापुंगा, मावलोंग, सीलिया, सिज्जू। तेलंगाना में कौन है? गोदावरी घाटी, सिंगरेनी। तो ये अच्छा ये याद रखिएगा, सिंगरेनी, सिंगरेनी तेलंगाना में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सिंगरेनी है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में अब नहीं है, ये तेलंगाना में है, तो इसको याद रखना है। प्राकृतिक गैस के जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ है? नेचुरल गैस के एरिया, ये जगतिया एवं घोघा गुजरात है। मंगमंडप, आवाड़ी, विरुंगम तमिलनाडु में है। वारानूर त्रिपुरा। नहरकटिया मुरान क्षेत्र असम में है। बाड़मेर चरनसवाला राजस्थान में है। नानचिक, मियाओ, पुंग अरुणाचल प्रदेश में। और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी नेचुरल गैस पाया जाता है। भारत में कच्चे खनिज तेल का उत्पादन 4 क्षेत्र में होता है। कौन कौन? ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट पे, पश्चिमी तट पे और पूर्वी तट पे। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। कौन सी घाटी? ब्रह्मपुत्र। ये रिफाइनरी कुछ देख लेते हैं भारत के, और उसका स्थापना वर्ष भी देखेंगे। तो सबसे पुराना रिफाइनरी कौन है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में। इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। नूनमती, नूनमती कहाँ है? गुवाहाटी, असम में। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। बोंगईगांव, ये भी असम में है। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। नुमालीगढ़, ये भी असम में है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। तो ये 4 असम राज्य में है। तमिलनाडु में मनाली है 1969 में, और नागपट्टनम 1993 में। महाराष्ट्र में मुंबई है, ट्राम्बे 1954 में, और मुंबई ट्राम्बे 1955 है महाराष्ट्र में। तातीपक्का आंध्र प्रदेश में कौन है? तातीपक्का है 2001 में, और विशाखापट्टनम है 1957 में। कोची 1966 में केरल में। पारादीप 2016 उड़ीसा में। हल्दिया 1975 पश्चिम बंगाल में है। मथुरा में है 1982 में उत्तर प्रदेश में। पानीपत 1998 हरियाणा में है। बरौनी 1964 बिहार में, ये याद रखिएगा 1964 में बरौनी में तेल कारखाना रिफाइनरी लगा था। मैंगलोर 1988 कर्नाटक में है। कोयली, ये गुजरात में 1965। कोयली भी याद रखिएगा, ये गुजरात में है। ये आया है कि प्रमुख इस्पात संयंत्र है और उसकी स्थापना और किस देश की सहायता से हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा कि भिलाई, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, और ये रूस की सहायता से स्थापित हुआ था इसका। राउल केला है, राउल केला कहाँ है? उड़ीसा में है। इसका स्थापना हुआ था 1959 में। इस देश की सहायता से जर्मनी, जर्मनी की सहायता से, तो इसका RG कर सकते हैं, R से राउल केला, और ये जर्मनी की सहायता से हुआ था। और इसका आप BR कर सकते हैं, B से भिलाई और R से रसिया, रूस। दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल। इसका स्थापना हुआ था 1959 में, और ये ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। तो ये याद रख सकते हैं कि दुर्गापुर कहाँ है? बंगाल में, और सबसे पहले बंगाल ही, यहाँ जो अंग्रेज आए थे उनका अड्डा था बंगाली, पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखिएगा कि दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो इस किस देश की सहायता से ये स्थापित हुआ था? तो ब्रिटेन, ब्रिटेन गोरों की ही सहायता से इसका स्थापना हुआ था। इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं। बोकारो, बोकारो झारखंड में, इसका 1964 में हुआ था, और रूस की सहायता से हुआ था, तो इसका भी BR से रख सकते हैं, मतलब BR, ये भिलाई है, ये बोकारो है, तो ये दोनों रूस की सहायता से हुआ है। और जो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल, तो गोरों की सहायता से, मतलब गोरों मतलब ब्रिटेन की, और राउल केला एक है RG, तो ये जर्मनी की सहायता से हुआ है। अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां। इसका बहुत ही ये है, जो भी ये कंपनी है ये कहाँ पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में आ जाता है। इंडाल्को, इसका क्या नाम है? इंडाल्को 1938 में हुआ था, और कनाडा की सहायता से स्थापित हुआ था। और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ का है? पश्चिम बंगाल में JK नगर है। मूरी, मूरी जो है झारखंड में, वो इंडाल्को ही है, और अलवाई केरल में है। हिंडाल्को, हिंडाल्को 1958 में हुआ था, ये USA की सहायता से हुआ था। और रेणुकूट उत्तर प्रदेश में जो है उसका क्या नाम है? हिंडाल्को है। बाल्को, बाल्को कहाँ है? 1965 में हुआ था, ये सोवियत संघ मतलब रसिया की सहायता से हुआ था, रसिया की सहायता से। और कोरबा में जो है छत्तीसगढ़ या कोयना महाराष्ट्र में है, तो कौन सी कंपनी है? बाल्को। तो बाल्को जनरली ये कोरबा वाला है, ये एग्जाम में कोरबा बहुत आता है। माल्को, माल्को 1965 में हुआ था, और ये इटली की सहायता से हुआ था, ये चेन्नई मेट्यूर सलेम तमिलनाडु में है। वेदांता, वेदांता 1976 में स्थापना हुआ था, ये जर्मनी की सहायता से हुआ था, और झारसुगुड्डा में है उड़ीसा में। नालको, नालको फ्रांस की सहायता से हुआ है 1981 में। और दामन जोड़ी उड़ीसा, अंगुल उड़ीसा में ये कंपनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत में कुल सड़क की लंबाई का लगभग 2.1% है। जितनी भी सड़क की लंबाई है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या ग्रामीण जो रोड है, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे का क्या परसेंटेज है? 2.1% है। कुल सड़क यातायात का 40% वहन होता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH कौन है? तो ये गलत दिया हुआ है, ये सेकंड है। NH27 जो है ये सेकंड है, इसका 3500 किलोमीटर है। सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? NH44 है, NH44 है, जो 37 किलोमीटर के अराउंड है। ये कन्याकुमारी, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो सबसे लंबा कौन है? NH44 है, और सेकंड में NH27 है।
भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं? तो 18 हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, ये देखेंगे नेशनल वाटरवे, तो भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं? 111 है, 111 हैं। और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? NW4 है, जो 2890 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारा इंडियन ज्योग्राफी खत्म होता है, इंडियन जियोग्राफी खत्म होता है। और अब हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे, विश्व का भूगोल देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स भी बोलते हैं। तो ये आकाश गंगाओं का अनंत समूह है। इसकी उत्पत्ति है वो 13.6 अरब वर्ष पहले हुई थी और निरंतर विस्तृत होता चला जा रहा है। ब्रह्मांड निरंतर फैलता चला जा रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी कहती है। ये आता है कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? तो ये यूनिवर्स से ही रिलेटेड है, ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है कौन? बिग बैंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके जॉर्ज लेमेंथियर, ये नाम याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेंथियर। गैलेक्सी, गैलेक्सी को आकाश गंगा बोलते हैं और ये आकृति अनेक प्रकार की होती है। तारों का विशाल समूह को आकाश गंगा कहा जाता है और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। मिल्की वे, मिल्की वे को दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। हमारा सौर मंडल इसी में स्थित है, किसमें? मिल्की वे में। और इसका आकार जो है वो सर्पिलाकार है। इसका अन्य नाम मंदाकिनी है। सौर मंडल जो है, सौर मंडल के ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस करते हैं। वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतुओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों का समूह है। ये सारे सौरमंडल में आते हैं। और समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है सौरमंडल का कौन है? सन, सूर्य है। और इसका निर्माण हुआ था सौरमंडल का लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अब ग्रहों का वर्गीकरण होता है, एक तो है आंतरिक बोले या आध्यात्मिक बोले या पार्थिव ग्रह बोले। दूसरा है बाह्य गैसीय या जैवियन ग्रह। तो जो आंतरिक है या पार्थिव ग्रह है उसमें 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं। और जो गैसीय है या बाहरी ग्रह है उसमें 4 आते हैं, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, तो सबसे कम दूरी कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण लास्ट में है। सबसे दूरी वरुण की है। अगर आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखें, ये क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार और आकार के अनुसार साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि। इसी को उल्टा कर, जो बाहरी वाला है या जो गैसीय ग्रह है वो वहां से स्टार्ट होगा आकार में, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये तो उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ से पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो आकार के अनुसार सबसे ज़्यादा साइज किसका है? जुपिटर का है। और सबसे छोटा कौन है? जो पास वाला है, बुध। तो ये ऑर्डर में भी याद रखिएगा। अक्षांश देखा जाए, अक्षांश को लेटिट्यूड बोलते हैं। तो ये समानांतर रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। विषुवत वृत्त से किसी स्थान की पृथ्वी की केंद्र से कोणीय दूरी होता है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, 2 लेटिट्यूड के जो मध्य डिस्टेंस होता है कितने का होता है? 111 किलोमीटर का होता है। और कुल अक्षांश, जो कुल लेटिट्यूड रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है। ये डाटा याद रखिएगा। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है। अब ये देखते हैं ग्लोब पे, पृथ्वी के ताप कटिबंध ए है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसको उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं 66.5 डिग्री को। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री को, ये नॉर्थ है, ये 0 है। और साउथ में है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, ये भी 23.5 डिग्री है साउथ। इसको मकर रेखा बोलते हैं, इसको कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, ये मकर रेखा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये है इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर। और दक्षिणी शीत कटिबंध है 66.5। ये याद रखिएगा कि पोल भी किसको बोलते हैं? नॉर्थ पोल 66 डिग्री है और साउथ पोल 66.5 डिग्री को बोला जाता है। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पे है? तो ये विषुवत रेखा पर है। विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर पे, इक्वेटर पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ है? ध्रुवों पे। ध्रुव मतलब पोल पे सबसे कम डिस्टेंस होता है और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी होती है देशांतर रेखा। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा भी इसको बोला जाता है। इनकी लंबाई बराबर होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ये याद रखिएगा कि अगर लेटीट्यूड कितने हैं तो कितने हैं? 179 है। और कुल लॉन्गिट्यूड रेखाएं कितनी है? तो 360 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर कहलाती है। फिर हम चलते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है या ब्लू
प्लानिट भी इसको बोलते हैं। सतह के 29% भाग पर स्थल है, मतलब यहाँ 71% क्या है, पानी है, और 29% भाग जो है वो जमीन है, मतलब स्थल है। 71% भाग पे जल है। इसका आकार जो है गोलाकार एवं ध्रुवों पर चपटी है। औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसका औसत त्रिज्या रेडियस कितना है, 6378 किलोमीटर है। तो ये रेडियस आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है जो धरती है, सबसे टॉप मोस्ट को क्या बोलते हैं, सबसे टॉप मोस्ट को क्या बोलते हैं, भूप पर्टी। फिर मेंटल है, फिर सबसे नीचे का क्रोड बोला जाता है। तो 0 से 100 किलोमीटर तक है भूपर्टी। फिर 100 से 2900 किलोमीटर के बीच को मेंटल बोलते हैं। फिर 2900 से 6378 किलोमीटर को क्या बोलते हैं, क्रोड बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशांत जो है, अशांत तत्व, इसका नाम याद रखिएगा ये वाला, कि जो टॉप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच में क्या है, महो है, रेपटी है, गुटेनबर्ग है, लेहमैन है। तो ये बहुत ही मतलब टॉप सॉइल और मिडिल, इसके बीच में कोनराड है। मिडिल और मेंटल के बीच में कौन है, महो है। मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन है, रेपटी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। पर्टी इसको बोलते हैं पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है ये, और इसकी मोटाई 0 से 100 किलोमीटर है। इसको क्रस्ट भी बोलते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सियाल। सियाल से आप लोग याद रखिएगा, SI से सिलिका, AL से एल्युमिनियम। और इसका जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर का है, और पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% है। मेंटल का बात किया जाए तो भूपर्टी के नीचे का भाग है, और महो शांत तत्व से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। सिलिका एवं मैग्नीशियम से ये निर्मित है, सीमा से ये निर्मित है, SI से सिलिका, MA से मैग्नीशियम। और इसका जो डेंसिटी है वो 3.5 से लेकर 5.5 है। और पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग होता है मेंटल। तो सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, मेंटल का। फिर आता है क्रोड, सबसे लास्ट वाला, ये पृथ्वी का आंतरिक परत है, और ये 16% इसका आयतन होता है। इसकी मोटाई गुटेनबर्ग और शांत तत्व से 6378 किलोमीटर तक है। नीफे, इसके क्या होता है, नीफे निकिल और लोहे से निर्मित है। इसका जो डेंसिटी है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और बाह्य कोड है जो तरल अवस्था में है, और आंतरिक कोड ठोस अवस्था में। ये याद रखिएगा, जो बाहरी इसका क्रोड है, बाहरी सतह है क्रोड का, वो क्या है, तरल है, लिक्विड है। लेकिन जो अंदर का है वो सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठोस। फिर देखते हैं भूकंप। भूकंप अर्थक्वेक बोलते हैं। इसका सूचक वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि। कभी भी भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आता है, तो सबसे पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मालूम चलता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। इसका अर्थ जो है पृथ्वी का कंपन है। और इसका उद्गम केंद्र को औ केंद्र बोलते हैं, और अधिकेंद्र जहां भूकंप सबसे पहले पहुंचता है। औ केंद्र मतलब फोकस इसको बोलते हैं, जहां उत्पन्न होता है। और धरती पे जहां भूकंप सबसे पहले पहुंचता है उसको अधिकेंद्र या ईपी सेंटर बोलते हैं, ईपी सेंटर। और औ केंद्र फोकस को बोलते हैं। भूकंप आने के क्या क्या कारण होते हैं, तो ज्वालामुखी, वोल्केनो हो सकता है, भ्रंशन होता है, वलन, विवर्तनिक अस्थिरता आदि। और मानवीय रूप में किया जाए, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, और ये मानवीय है, परमाणु परीक्षण और स्थिर प्रदेशों में बांधों, विशाल जलाशयों एवं सड़कों का निर्माण आदि इसके कारण हो सकते हैं। भूकंपीय तरंग जो आते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो भूगर्भिक तरंग है, और एक धरातलीय या एल तरंग इसको बोलते हैं, और इसको प्राथमिक PV तरंग बोलते हैं, द्वितीयक S तरंग इसको बोलते हैं। PS और L तरंग होते हैं। प्राथमिक या P तरंग के बारे में हम देखेंगे, तो सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंग यही है, P मतलब प्राइमरी, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड चलती है। धरातल पर सबसे पहले कौन पहुंचता है, यही पहुंचता है, P ही पहुंचता है, प्राइमरी। ठोस, द्रव और गैस से गुजर सकता है। ये तीनों जो अवस्था है वो उससे गुजर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट से। ठोस पदार्थों में गति सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा गति सॉलिड में होता है इसका। और ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है। कंपन की दिशा तरंग की गति के समानांतर होता है। शैलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करता है। फिर आते हैं द्वितीयक या इस तरंग पे, सेकेंडरी वेव पे। तो ये गति P तरंगों की अपेक्षा कम इसकी है, गति 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड। धरातल पर P तरंगों के बाद पहुंचता है, और ये जो है ओनली सॉलिड माध्यम में चलती है। ठोस माध्यम में जो द्वितीयक वेव है, सेकेंडरी वेव, वो चलती है। ये अनुप्रस्थ तरंग है, ये याद रखिएगा, ये अनुप्रस्थ है और ये अनुदैर्ध्य है। कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है, और पदार्थों में उभार व गर्त का ये निर्माण करता है। धरातलीय या एल तरंग जो है, लॉन्ग वेव इसको बोलते हैं, इसको लॉन्ग वेव बोलते हैं। तो सबसे कम वेग यही होता है, 3 किलोमीटर पर सेकंड, और धरातल पर सबसे बाद में पहुंचता है, और पूरे धरातल पर भ्रमण करती है। और सबसे ज़्यादा अवधि तक जो वेव रहता है वो यही होता है, और सबसे ज़्यादा विनाशकारी यही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवधि तक यही रहता है, तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी यही होता है, एल तरंगे। इसके कारण शैलें विस्थापित हो जाती है और इमारतें गिर जाती है। तो कौन है, एल तरंगों के चलते होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों याद रखिएगा, P प्राइमरी, S सेकेंडरी और L लॉन्ग वेव, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति, ये जो भी वोल्केनो है और वो किस कंट्री में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो विसुसियस ये इटली में है, फुजियामा जापान में है, कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है, माउंट एटना सिसिली द्वीप में है, इटली पे है, मौना लोआ हवाई द्वीप पे है, यूएसए में, किलाउई ये भी हवाई द्वीप में है, यूएसए में, मेरापी ये इंडोनेशिया में है, क्राकाटोआ ये भी इंडोनेशिया में है, स्ट्रोम्बोली ये इटली में है, और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी, लाइट हाउस मतलब मेडिटेरेनियन सी जो है उसका लाइट हाउस भी इसको बोलते हैं, किसको, स्ट्रोम्बोली को। माउंट पोपा ये म्यांमार में है, किलिमंजारो ये तंजानिया में है, देमबंद ये ईरान में है, कोह सुल्तान पाकिस्तान में है, चिम्बाराजो ये इक्वाडोर में है, सबनकामा ये पेरू में है, माउंट एरिबस ये अंटार्कटिका में है, किनाबालू ये मलेशिया में है, अलब्रुज ये ईरान में है, पेरीकुट्टी मैक्सिको में है, माउंट पिनाटिबो फिलीपींस में है, माउंट एस्था यूएसए में है, पोपोकेटिपिटल ये मैक्सिको में है, कोलिमा मैक्सिको में है, माउंट रेनियर ये यूएसए में है, और माउंट ताल फिलीपींस में है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, या एक दो बार देखिएगा आपको ये याद हो जाएगा। माउंट सिनाबोंग भी इंडोनेशिया में है, माउंट सेंट हेलेंस ये यूएसए में है, एकांगुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में। चट्टानों के प्रकार अब हम देखेंगे, तो चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं, पहला है आगेंद्र चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, और तीसरा है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। आगेंद्र चट्टान का क्या होता है, ये मैग्मा या लावा से निर्मित होता है, इसमें लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का ये स्रोत होता है, और ये परत रहित होता है, जीवाश्म रहित और कठोर चट्टानें ये होती हैं आगेंद्र चट्टान। और दूसरा है अवसादी चट्टान, ये आगेंद्र चट्टान के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित होता है, परतदार होता है एवं जीवाश्म युक्त होता है, इसमें फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि इसमें मिलता है। तीसरा है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ये आगेन्य एवं अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है, कठोर एवं दृढ़ चट्टान होता है, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होता है, क्योंकि ये आगेन्य चट्टान से भी बनता है और अवसादी चट्टान से भी ये बनता है। आगेन्य चट्टानों का रूपांतरित हम देखेंगे कि आगेन्य से कौन रूपांतरण हो जाता है, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान में, तो बेसाल्ट का वो हो जाता है, उसको शिस्ट बोलते हैं, बेसाल्ट इसमें भी हो जाता है एम्फीबोलाइट में, और ग्रेनाइट जब होता है 19, तो ये कायांतरित चट्टान है और ये आगेन्य चट्टान है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरित देखेंगे, ये अवसादी है और यही रूपांतरित होकर कायांतरित चट्टानें हो जाती है। बलुआ पत्थर ये क्वार्टाजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, सैल व क्ले ये स्लेट में कन्वर्ट होता है, चूना पत्थर संगमरमर या मार्बल में हो जाता है, लिग्नाइट कोयला ये एंथ्रासाइट कोयला में हो जाता है, चौक एवं डोलोमाइट ये भी संगमरमर में, कांग्लोमेरेट ये क्वार्टाजाइट में, और बिटुमिनस कोयला ये ग्रेफाइट एवं हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण, कायांतरित भी एक दूसरे कायांतरित का रूप ले लेती है एक प्रेशर और टेम्परेचर के चलते, तो स्लेट ये फाइलाइट हो जाती है और फाइलाइट सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका डाटा दे देगा या पूछ लेगा कि ऑर्डर में सजाओ। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है, सबको पता है, नाइट्रोजन है, कितना 78.08% है, ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पे 20.9%, थर्ड पे है आर्गन 0.93 है, और सबसे इंपॉर्टेंट है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो CO2 कितना है 0.03, ये बहुत ही ये डाटा याद रखिएगा 0.03 है। इसके बाद नियॉन का नंबर आता है 0.018, ये इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ये नहीं पूछा जाता, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि नियॉन है, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जेनॉन। अब हम देखते हैं विश्व के महाद्वीप, कितने विश्व में कॉन्टिनेंट हैं, कितने हैं, तो 7 हैं। अब घटते आकार के अनुसार इसका क्रम देखेंगे कि सबसे पहले बड़ा साइज देखेंगे, फिर सबसे छोटा साइज देखेंगे, तो ये ऑर्डर में याद रखना होगा। सबसे बड़ा आकार में कौन है, एशिया, फिर अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर साउथ अमेरिका आता है। ये याद रखिएगा कि 7 नंबर पर अंटार्कटिका का जो नंबर है वो 5वें नंबर पर है, फिर यूरोप, और लास्ट में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। फिर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देखेंगे कि किस देश के बीच कौन सा सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, ये हम पहले ही देखे हैं। रेड क्लिफ भी हमने देखा है, डूरंट रेखा भी पहले देख चुके हैं, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच में है, डूरंट रेखा भारत अफगानिस्तान। मैगीनॉट रेखा किसके बीच है, फ्रांस एवं जर्मनी के। हिंडनबर्ग ये जर्मनी एवं बेल्जियम के बीच में है, और ये जो है 38वीं समानांतर रेखा, एक 49वीं समानांतर रेखा, तो 38 है तो ये कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और 49 आएगा तो ये USA और कनाडा है, तो ये दोनों याद रखिएगा कि 38 तो कोरिया और 49 तो USA एंड कनाडा। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हम देखेंगे कि पर्वत श्रेणियां और ये कहाँ कहाँ अवस्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी, उस रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है।
तो सबसे पहले एंडीज पर्वत का देखेंगे तो ये पश्चिम दक्षिण अमेरिका में, एंडीज जो है वो पश्चिम दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, और इसकी ऊंची चोटी है एकांकागुआ। रॉकी ये पश्चिम उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में है। इसका माउंट एल्बर्ट है, हाईएस्ट पीक है। हिमालय, हिमालय एशिया में है, और इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? माउंट एवरेस्ट। और दुनिया का भी हाईएस्ट पीक कौन है? माउंट एवरेस्ट ही है। आल्पस ये मध्य यूरोप में है, सेंट्रल यूरोप में, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ब्लैंक। दक्षिण आल्पस, ये याद रखिएगा, आल्पस है यूरोप में और दक्षिण आल्पस कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ये आवारोकी या माउंट कुक हाईएस्ट पॉइंट है इसका। एटलस ये कहाँ है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया कंट्री में है। और हाईएस्ट पॉइंट है माउंट टाउकोल। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कोसियुस्को। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत ये अंटार्कटिका में है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट विंसन। कॉस्केड ये है यूएसए और कनाडा में, इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट रेनियर। कॉसेस ये रूस में है, एल्ब्रूस इसका हाईएस्ट पॉइंट है। यूराल ये मध्य रूस में है, सेंट्रल रसिया में, और गोरा नेरोडानाया है हाईएस्ट पॉइंट। डार्केंसबर्ग ये साउथ पूर्व अफ्रीका में है, जगरोस ईरान में है, और माउंट टिटलस ये स्विट्जरलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, टिटलस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जूरा, जूरा कहाँ है? ये फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड की सीमा पे है। तो ये आता है एग्जाम में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे कौन सा माउंटेन है? वो जूरा माउंटेन रेंज है। पिरेनीज ये फ्रांस एंड स्पेन की सीमा पे है। कैंटाब्रियन ये स्पेन में है। मैकेंजी कनाडा में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। ब्लैक पर्वत ये यूएसए में है, और अलेघनी ये भी यूएसए में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये डिफरेंट टाइप के जो माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत मतलब ब्लॉक माउंटेन कौन कौन है? तो सियरा नेवड़ा है, ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। ब्लैक फॉरेस्ट भी है, ये जर्मनी में है। वासजेस ये फ्रांस में है। सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान का है वो भी ब्लॉक पर्वत है, और वसाच रेंज यूएसए में है। ये सारे ब्लॉक रेंज में आते हैं। फिर हम देखेंगे अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल, इसको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। तो अरावली जो भारत का है वो अवशिष्ट पर्वत है। अपलेशियन जो है नॉर्थ अमेरिका का, वो भी रेसिडुअल है। और पेनाइन यूरोप का जो है, ये तीनों रेसिडुअल माउंटेन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई में कौन है? एंडीज, एंडीज पर्वत है 7200 किलोमीटर। फिर रॉकी का आता है 4800 किलोमीटर। फिर हिमालय का आता है 2400 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा, एंडीज, रॉकी एंड हिमालय का नंबर कितना है? 3rd स्थान पे है। विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति, यहाँ पे हम पठार देखेंगे और ये किस किस कंट्री में है उनका देखेंगे। सान पठार म्यांमार में है। पोतवार पाकिस्तान में है। पिंडमांट यूएसए में है। पेटागोनिया साउथ अमेरिका में है। ओजार्क ये यूएसए में है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है। पामीर पठार, और इसको संसार की छत भी बोलते हैं, ये मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर है। मेसेटा पठार स्पेन में है, या इसको आइबेरियन प्रायद्वीप भी बोलते हैं। चिया पास पठार मेक्सिको में है। अबिसिनिया पठार इथोपिया एवं तथा सोमालिया में है। अनातोलिया पठार तुर्की में है। और ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ है? यूएसए, कोलंबिया एवं कोलोरेडो नदी के मध्य में स्थित है। यहाँ पे हम देखेंगे विश्व की प्रमुख घाटियाँ जो है उसके बारे में देखेंगे। स्वात घाटी ये पाकिस्तान में है। डेथ वैली, डेथ वैली कहाँ है? ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। पंजसीर घाटी ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में है। टेलर घाटी ये अंटार्कटिका में है। सिलिकॉन वैली ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। और राजाओं की घाटी, राजाओं की घाटी से याद रखिएगा, ये मिस्र इजिप्ट में है। डेथ वैली के बारे में हम देखेंगे, मृतक घाटी भी इसको बोलते हैं। ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है, रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। और ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। और यूएसए के मोजावे रेगिस्तान जो है, मोजावे डिजर्ट में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। अन्य नाम इसका क्या है? शैतान का गोल्फ कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान का गोल्फ कोर्स किसे बोलते हैं? तो डेथ वैली को बोलते हैं। और शुष्कतम घाटी है। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में है। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एवं मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य स्थित है। कौन? ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ग्रेट बेसिन है, ये यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में है। रॉकी पर्वत श्रेणी एवं सियरा नेवड़ा के मध्य में स्थित है। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। जो कास्ट प्रदेश होते हैं उसमें अंधी घाटियाँ पाई जाती है। यहाँ पे एशिया के प्रमुख मरुस्थल जो एशिया कंटिनेंट में है डेजर्ट, उसके बारे में देखेंगे। थार ये भारत पाकिस्तान में है। गोबी जो है मंगोलिया एवं चाइना के बीच में है। टकला माकन ये पूरा चाइना में, टकला माकन आएगा तो चाइना में है। और गोबी ये मंगोलिया एवं चाइना 2 कंट्री में है। काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान में है। रब अल खाली अल नाफूद हमद ये सऊदी अरब में है। दस्ते लूट हो गया या दस्ते कबीर, कोई भी दस्ता आया, ये ईरान में है। और निजवे ये इजराइल में है। अफ्रीका में कौन कौन से डिजर्ट हैं? तो कालाहारी ये बोत्सवाना नामीबिया साउथ अफ्रीका में है, 3 कंट्री में है। सहारा नॉर्थ अफ्रीका में है। नामीब ये नामीबिया में है। नुबियन ये सूडान और इरिट्रिया में है। नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख जो मरुस्थल हैं डिजर्ट हैं कौन कौन से हैं?
तो मोजवे, कोलोरेडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन ये यूएसए में है। थॉमसन कहाँ है? कनाडा में है। सोनोरान, चिहुआहुआ ये दोनों में है, यूएसए एवं मेक्सिको में है। तो यूएसए और मेक्सिको में दो है, सोनोरान, चिहुआहुआ, और ये यूएसए में है पूरा, और थॉमसन कहाँ है? कनाडा में। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में जो है डिजर्ट पेंटागोनिया 2 कंट्री में है, अर्जेंटीना एंड चिली में, और आटाकामा है चिली एंड पेरू में। तो चिली में जो दोनों है पेटागोनिया, आटाकामा, बस पेटागोनिया अर्जेंटीना आएगा और आटाकामा में पेरू आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख मरुस्थल सिम्पसन है, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन, ये 4 ऑस्ट्रेलिया के डिजर्ट हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो है मरुस्थल के कि सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय मरुस्थल कौन है? तो सहारा का मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल, सबसे ड्राई डिजर्ट कौन सा है? ये अटाकामा है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ये थार है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? ये थार ही है। हम यहाँ पे देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जो घास के मैदान होते हैं उष्णकटिबंधीय में। तो कंपास किसमें जाना जाता है? अब ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे उरुग्वे में है। सवाना ये पूर्वी अफ्रीका में है, ईस्ट अफ्रीका में। सेल्वास ये अमेजन बेसिन में है। लानोज ये वेनेजुएला और कोलंबिया में है। पार्कलैंड ये साउथ अफ्रीका में है। और सेरेडो कहाँ है? ब्राज़ील में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है घास के मैदान, ग्रासलैंड। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, 2 होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो दोनों याद रखिएगा कौन कौन है। तो प्रेरी ये नॉर्थ अमेरिका में है, स्टेपीज ये यूरेशिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, और पुस्ताज जो है वो हंगरी में है। तो नाम के साथ साथ ये कंट्री या एरिया किधर है, किस कंटिनेंट में है, वो इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे वायुमंडल की संरचना व परत के बारे में देखेंगे। तो सबसे नीचे का जो परत है वो क्षोभ मंडल बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर, फिर समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मध्य मंडल आता है, मेजोस्फीयर, फिर आयन मंडल आता है, थर्मोस्फीयर, फिर बहिर्मंडल आता है, एक्सोस्फीयर आता है। तो इसकी किलोमीटर है ये भी याद रखिएगा कि जो ट्रोपोस्फीयर है क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक है। 18 से 50 किलोमीटर तक कौन है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। 50 से 80 मध्य मंडल मेजोस्फीयर। 80 से 400 आयन मंडल थर्मोस्फीयर। और 400 के ऊपर कौन है? बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर है। ओजोन परत जो है वो किस मंडल में? ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है, समताप मंडल में पाया जाता है, और ये 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में स्थित है। ये क्या करता है? पाराबैंगनी किरणें जो है यूवी अल्ट्रा वायलेट रे का अवशोषण कर लेता है और पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो सबसे निकट कब होता है? 3 जनवरी को। इसको उपसौर बोलते हैं। और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर 4 जुलाई को होता है और इसको ऑफशोर बोलते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। कब? 21 जून को। और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा और सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगा। तो जो नॉर्थ गोलार्ध में होता है वो सेम उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात होती है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 21 जून और 22 दिसंबर। फिर विषु आता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसमें क्या होता है कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान होते हैं। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये प्रमुख वायुदाब पेटियां हैं, ये देख सकते हैं कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब, इसमें डोलड्रम होती है। ये डोलड्रम वाली पेटी है। 5 से 5 उत्तर से 5 दक्षिण। व्यापारिक पौने कौन है? ये है, नॉर्थ गोलार्ध में भी है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो ये आप देख सकते हैं। अश्व अक्षांश इधर भी है, इधर भी है। तो ये याद रखिएगा किस किस के बीच में है, किस किस के अक्षांश के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फिर हम देखते हैं कोरियोलिसिस बल के कारण पवनों की गति क्या होती है। तो कोरियोलिसिस फोर्स के कारण जो विंड की गति होती है नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या होता है कि दाईं तरफ मुड़ जाती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये बाईं तरफ मुड़ जाती है। अब हम देखेंगे गर्म स्थानीय पवने, मतलब लोकल विंड जो होते हैं, लोकल विंड हम देखेंगे। तो पहले हम गर्म देख लेंगे, जो वार्म विंड है। चिनुक ये रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल पे होता है। सिराको ये उत्तरी अफ्रीका में होता है, भूमध्य सागर, इटली व स्पेन में। फान है आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल, मुख्यतः स्विट्जरलैंड में होता है। सिसुम ये अरब रेगिस्तान में है। हबूब उत्तरी सूडान, खार्टूम में है। ब्रिकफिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया रेगिस्तान में है। नार्वेस्टर ये उत्तरी न्यूजीलैंड, पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत में। काल बैसाखी ये
इंडिया में भी है और उत्तरी न्यूजीलैंड में भी होता है। नॉर्वेस्टर यामो जापान में है। खमसिन मिस्र का। फिर अब यहाँ पे हम ठंडी स्थानीय पवन देखेंगे। कोल्ड लोकल विंड मिस्ट्रल। मिस्ट्रल कहाँ पे है? ये फ्रांस एवं रोन नदी घाटी में ये बहती है। बोरा। बोरा एड्रियाटिक सागर में पूर्वी तट पे बहती है। और ब्लिजार्ड ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र जो है साइबेरिया, कनाडा, यूएसए में ये बहती है। तो ये याद रखिएगा कि ठंडी स्थानीय पवनें कौन कौन है और गर्म स्थानीय पवन कहाँ कौन कौन है और किस क्षेत्र से ये संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम जो साइक्लोन होते हैं उनके क्षेत्रीय नाम भी होते हैं। तो चक्रवात, चक्रवात मतलब साइक्लोन, ये कहाँ पर आते हैं? ये हिंद महासागर में आता है। हरिकेन, हरिकेन आता है अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में। टाइफून, टाइफून जो आता है वो पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिणी चीन सागर में ये आता है। विली विली, विली विली ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। महासागर जो भी ओशियन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में हम देखेंगे ओशियन के घटते क्रम में साइज में, तो सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद अटलांटिक महासागर है। उसके बाद हिंद महासागर है, ये याद रखिएगा। थर्ड नंबर पे हिंद महासागर है। और दक्षिण महासागर साउथर्न ओशियन फोर्थ पे। और आर्कटिक ओशियन ये किसमें है? 5वें नंबर पे है। प्रशांत महासागर के जो प्रमुख गर्त हैं, जो भी ट्रेंच हैं पैसिफिक ओशियन का, तो सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त, मतलब मेरियाना ट्रेंच है। ये 11,033 मीटर गहरा है। क्यूराइल गर्त है, ये भी पैसिफिक ओशियन में है। करमेडिक गर्त, टोंगा गर्त, एलुसियन गर्त, ये सारे किसमें हैं? पैसिफिक ओशियन में हैं। अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त कौन कौन से? ट्रेंच इसको बोलते हैं। तो प्यूर्टो रिको है, रोमांच है और सैंडविच गर्त है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वही बताया जा रहा है। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में जो गर्त है कौन कौन इंपॉर्टेंट है? सुंडा गर्त है, डायमेंटिना गर्त है और जावा गर्त है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे जो करंट होते हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट, जो ओशियन में, महासागर में। तो इंडियन ओशियन में हिंद महासागर की जो धाराओं में ठंडी धाराएं हैं, वो कोल्ड करंट कौन कौन सी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पछुआ पवन प्रवाह है। गर्म धारा देखा जाए तो विश्वत रेखीय धारा है। अगुलास धारा है, मोजाम्बिक धारा है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? अगुलास। अगुलास कौन सा है? ये वार्म करंट है और इंडियन ओशियन का ये करंट है, ये याद रखिएगा। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन का देखा जाए तो ठंडी धाराएं कौन कौन सी है? क्यूराइल, ओयासियो, कैलिफोर्निया, पेरू या हम्बोल्ट धारा, ये बार बार पूछा जाता है। पेरू और हम्बोल्ट धारा ये किस ओशियन से रिलेटेड है? तो पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है। और कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, क्यूराइल और ओयासियो। गर्म धारा की बात की जाए पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, तो उत्तरी विषुवत रेखा धारा है, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा है, क्यूरोसियो धारा है, ये याद रखिएगा, क्यूरोसियो। और ये क्यूराइल है, कंफ्यूज नहीं होना है क्यूराइल और क्यूरोसियो से। सुसीमा धारा है, अलुसियन धारा है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है। अटलांटिक ओशियन की धाराएं देखा जाए, कोल्ड करंट और ये है वार्म करंट। कोल्ड में लेब्राडोर धारा है, किनारी धारा है, फाकलैंड धारा है, बेंगुला धारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बेंगुला धारा और साउथ अटलांटिक धारा है। गर्म धाराओं की बात किया जाए तो उत्तरी विषुवत रेखा धारा है, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा है, नॉर्वे है, ब्राजील है एंड इरमिंगर धारा है। काला सागर जो ब्लैक सी है उसके सीमावर्ती देश हम देखेंगे। सी के अराउंड जो कंट्री है, कितने कंट्री हैं? 6 कंट्री है, 6 कंट्री हैं। इसको हम इस तरह से याद रखते हैं ब्लैक सी के सीमावर्ती देशों को। टर्किश बर्गर, टर्किश बर्गर इसका कोड है। टर्किश से टर्की हो जाएगा, बी से बुल्गारिया हो जाएगा, यू से यूक्रेन हो जाएगा, आर से रसिया हो जाएगा और जेई, ये जेई एक ही है, जेई से जॉर्जिया हो जाएगा और आर से रोमानिया हो जाएगा। तो इस कोड से आप लोग याद रख सकते हैं टर्किश बर्गर। कैस्पियन सी के सीमावर्ती देश हम देखते हैं तो इसका भी एक ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है इन दोनों का। तारिक, 5 कंट्री है और इसका ट्रिक जो है तारिक, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। बहुत इजीली ट्रिक है इसका, ये याद हो जाएगा। अरल सी के सीमावर्ती देश को कौन कौन से हैं अरल सागर के? तो 2 ही है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है। ये इन दोनों कंट्री में ही अरल सी है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन सा है? हाईएस्ट सेलाइन वाले तो सबसे ज़्यादा है तुर्की का वान लेक है, तुर्की का वान झील, इसमें 330% लवण होते हैं। उसके बाद डेड सी है, मृत सागर, इसमें 238% है। फिर यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक है 220%, तो ये याद रखिएगा, ये 1 नंबर पे है। फिर डेड सी 2 नंबर पे, फिर यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक 3rd नंबर पे है। मृत सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? डेड सी के अराउंड, तो डेड सी जो है वो जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। विश्व की सबसे लंबी नदी देखा जाए, सबसे लंबी नदी तो सबसे पहले नंबर पे आती है वो है नदी है, 1 नंबर पे आती है नील नदी का कितना है? 6650 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे आती है अमेजन नदी, ये 6400 किलोमीटर है। फिर 3rd पे आता है यांगती नदी,
ये 6300 किलोमीटर है। फिर फोर्थ पे है मिसिसिपी नदी है, 6270 किलोमीटर है। तो ये चारों याद रखिएगा, फर्स्ट नील, सेकंड अमेजन, थर्ड यांगतीज और फोर्थ मिसिसिपी। और अगर यही वॉल्यूम वाइज पूछें, वॉल्यूम वाइज लंबी नदी कौन है, तो एक नंबर पे हो जाएगा ये अमेजन नदी, और ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा नील नदी। तो ये ध्यान में रखना है। दिया भी है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से, मतलब वॉल्यूम वाइज प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन है, अमेजन नदी। अभी मैंने बताया। यांगतजी नदी ये कहाँ है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और इसका अपोहा क्षेत्र ड्रेनेज सिस्टम है चाइना, और ये प्रशांत महासागर में गिरती है। मुहाना इसका है पैसिफिक ओशियन में। मेकोंग नदी, इसका उद्गम स्थान है तिब्बत पठार से। अपोहा क्षेत्र चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम है। इसका मुहाना है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में ये गिरती है। सालवीन नदी, ये उद्गम भी इसका तिब्बत से होता है। इसका अपोहा क्षेत्र म्यांमार एवं थाईलैंड के मध्य सीमा का निर्माण करती है। ये याद रखिएगा कि एग्जाम में आया था कभी कभी, म्यांमार एवं थाईलैंड के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रिवर करती है, तो ये सालवीन नदी है। मुहाना इसका इंडियन ओशियन है, मर्तमान की खाड़ी में ये गिरती है, इंडियन ओशियन में। आमूर नदी, आमूर नदी कहाँ है, ये चीन एवं रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है, और ये मुहाना है इसका प्रशांत महासागर में, मतलब पैसिफिक ओशियन में ये गिरती है। कौन सी नदी, आमूर नदी। वोल्गा रिवर देखा जाए, वोल्गा इसका उद्गम स्थल है वल्दाय पहाड़ी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है, और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल है जर्मनी। यूरोप की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, वोल्गा पहली है और डेन्यूब सेकंड नंबर पे है। और मुहाना इसका ब्लैक सी है, काला सागर में गिरती है। याद रखिएगा, डेन्यूब जो है ब्लैक सी में गिरती है, और वोल्गा नदी कैस्पियन सी में गिरती है। यूराल नदी, यूराल नदी उद्गम दक्षिण यूराल पर्वत पे है, और इसका मुहाना कैस्पियन सी में, ये भी कैस्पियन सागर में गिरती है। नीपर नदी, नीपर नदी जो है उद्गम इसका मास्को का पश्चिम भाग है, और मुहाना ये भी ब्लैक सी में गिरती है। और ये याद रखिएगा, जो यूक्रेन की राजधानी है क्यू, क्योंकि यूक्रेन आजकल चर्चा में है, तो क्यू उसकी राजधानी है। तो क्यू नदी, क्यू सिटी है जो वो नीपर नदी के ही किनारे बसा हुआ है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। राइन नदी, इसका उद्गम स्थल है स्विस आल्प्स पर्वत, व्रंस घाटियों से बहती है, मतलब यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है ये। इसका मुहाना नॉर्थ सी है, मतलब ये उत्तरी सागर में गिरती है। नील नदी, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, विक्टोरिया झील है, और विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये भूमध्य सागर में गिरती है। ये याद रखिएगा कि नील नदी भी दो नदी है, एक तो व्हाइट नील है और एक ब्लू नील है। तो ये दोनों, व्हाइट नील इधर से आती है और ब्लू नील इधर से आती है, और ये सूडान में मिलते हैं दोनों। तो ये ब्लू है इथोपिया में इसका ओरिजिनेट है, और ये व्हाइट नील है, ये विक्टोरिया लेक से इसका ओरिजिनेट है। तो ये सूडान में आके दोनों मिलते हैं, ये याद रखिएगा। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसको 2 बार ये काटती है। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। कांगो को जायरे नदी भी बोलते हैं, विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है। ये याद रखिएगा, इक्वेटर को ये 2 बार काटती है। कौन, कांगो जायरे नदी। और जाम्बेजी नदी, ये किस पे है, ये विक्टोरिया जलप्रपात जो है, विक्टोरिया वाटरफॉल, ये इसी पे स्थित है, और करीबा डैम का निर्माण इसी नदी पे हुआ है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, करीबा डैम और विक्टोरिया वाटरफॉल किस पे है, जाम्बेजी रिवर पे। मिसिसिपी नदी, उद्गम इसका इटास्का लेक से होता है, इटास्का झील से। इसका मुहाना मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है, और पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का ये निर्माण करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ये कौन सी है, मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है, और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र भी यही है। अब हम देखेंगे नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। वाशिंगटन है यूएसए का, ये पोटोमेक रिवर के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस में अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुआ है 2024 में, तो ये किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। बर्लिन है एस्प्री नदी के किनारे। बगदाद है टिग्रिस। रोम टाइबर नदी के किनारे है। आसवान मिस्र में जो है वो नील नदी के किनारे है। खार्टूम ये भी नील नदी के किनारे है। वियना ये डेन्यूब नदी के किनारे है। वेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे। बुडापेस्ट ये डेन्यूब नदी के किनारे। पान है राइन नदी के किनारे। काहिरा है नील नदी के किनारे। मॉन्टेरियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे, ये याद रखिएगा, न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे। और वाशिंगटन है पोटोमेक नदी के किनारे है। क्यू अभी मैंने बताया नीपर नदी के किनारे है। लाहौर रावी नदी के किनारे। कराची सिंध नदी के किनारे। रॉटरडम राइन नदी के किनारे। नोम पेन कौन सा है, कंबोडिया का कैपिटल है, ये मेकोंग नदी के किनारे है। मैड्रिड जेनरेस के किनारे हैं। पर्थ स्वान नदी के किनारे हैं। संघाई ये यांगतीसी क्यांग के निकट है। बेकोंग ये मिनाम या चाओ फ्राया के किनारे हैं। हनोई रेड रिवर याद रखिएगा कहाँ है, हनोई के किनारे। यांगोन ये इरावदी नदी के किनारे स्थित है। और विश्व की सबसे बड़े द्वीप याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे नंबर 1 है ग्रीनलैंड, देन आता है न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी का न्यू गिनी, फिर थर्ड पे है बोर्नियो और फोर्थ पे है मेडागास्कर। तो ये चारों याद रखिएगा।
जापान के जो है 4 द्वीप हैं, जापान 4 द्वीपों से बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो नॉर्थ में कौन है, सबसे नॉर्थ में होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशू है। ये चारों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। और जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु है, और होन्शु पे ही जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो किस पे है, होन्शु द्वीप पर ही है। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूर्व क्रम कौन सा है, वेस्ट से ये ईस्ट पूछा जाता है इंडोनेशिया का जो है। तो वेस्ट में सबसे पहले है सुमात्रा, फिर आता है जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक आता है, ये याद। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये इंडिया में ही है, इंडिया के असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख झीलें की इंपॉर्टेंट लेक कौन कौन से हैं वर्ल्ड के। सुपीरियर लेक यूएसए एंड कनाडा नदी के बीच में है। हारून, ये भी यूएसए कनाडा के बीच में है। ओंटारियो यूएसए कनाडा के बीच में। ईरी यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। ये आता है कि मिशिगन एक लेक है जो कम्प्लीटली यूएसए में है। ग्रेट सॉल्ट लेक भी यूएसए में है, ये याद रखिएगा। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ देता है वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले कौन सा है, सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर हारून है, फिर ओंटारियो है, फिर ईरी है, फिर ओंटारियो है, ये याद रखिएगा। कोड है SMHEO, वेस्ट से ईस्ट अगर सजाने को आ जाए तो। एस से है सुपीरियर, एम से है मिशिगन, एच से है हारून, ई से है ईरी, और ओ से है ओंटारियो, ये इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी अभी हमने देखा, इसके संबंधित कंट्री जो है। अरल सागर, ये भी हमने देखा। विक्टोरिया 3 कंट्री में है, कौन कौन, केन्या, युगांडा, तंजानिया में है। टिटिकाल का लेक है जो ये बोलीविया एवं पेरू कंट्री के बीच में है। आयर, ये ऑस्ट्रेलिया में है। बेकावल, ओनेगा, लडोगा, ये कहाँ है, रूस में है। विनीपेग, अस्थाबास्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, मानिटोबा एवं रेंडियर लेक, ये कनाडा में है। बलाखास, ये कजाकिस्तान में है। ये मैंने बताया बृहत झील जो है, ग्रेट लेक्स जिसको बोलते हैं, पश्चिम से पूर्व की क्रम अभी मैंने बताया ये आपको क्या, इसका कोड है SMHEO। सुपीरियर, मिशिगन, हुरून, ईरी एंड ओंटारियो। और इसमें मिशिगन जो है वो कम्प्लीटली यूएसए में है, बाकी चारों कनाडा और यूएसए के बॉर्डर एरिया पे हैं। झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये कैस्पियन सी है। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील ये सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, ओजस डेल सलाडो है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, ये याद रखिएगा, ऊंचाई पर स्थित ये है ओजस, लेकिन ऊंची नौगम्य झील कौन है, ये टिटिकाका झील है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, कैस्पियन सी है। विश्व की सर्वाधिक खारी झील कौन है, वान झील है। विश्व की सबसे नीची झील ये मृत सागर है, डेड सी। झीलों की वाटिका किसको बोलते हैं, झीलों की वाटिका फिनलैंड कंट्री को बोलते हैं, और 1000 झीलों का देश ये है फिनलैंड ही है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, यहाँ पे हम वर्ल्ड के प्रमुख वाटरफॉल देखेंगे कि एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये किस नदी पे है, चुरून, और वेनेजुएला देश में है, ये चुरून नदी पे है। फिर नियाग्रा है, ये सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर है, और यूएसए एवं कनाडा कंट्री में है। विक्टोरिया वाटरफॉल ये जाम्बेजी रिवर पे है, जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के बीच में। स्टेनले है कांगो जायरे नदी पे, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश में है ये। अब हम विश्व के प्रमुख बांध का देखेंगे, डैम, इंपॉर्टेंट डैम जो है रोगुन। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यही है रोगुन डैम, ये वक्स नदी पे है और ताजिकिस्तान में है। आसवान डैम किस पे है, नील नदी पे, मिस्र में। हुवर डैम है कोलोरेडो नदी पे, यूएसए में। करीबा डैम है जाम्बेजी रिवर पे और जाम्बिया में है। नूरेक ये बक्स नदी पे है, ताजिकिस्तान में है। इतेपू बांध कहाँ है, पराना नदी, ब्राजील एवं पराग्वे में। पंचेत हिल ये दामोदर नदी पे है, इंडिया में, भारत के हैं। विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य और जल संधियां जो भी हैं, ये जल संधि है, ये संबंधित सागर खाड़ी है और संबंधित देश है। तो मलाक्का किसमें है, अंडमान सागर एवं साउथ चाइना सी के बीच में है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया से संबंधित है। ये सुंडा ये जावा सागर एवं हिंद महासागर में है, इंडोनेशिया से रिलेटेड है। पाक जल डमरू ये बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी के बीच में है, भारत एवं श्रीलंका से रिलेटेड है। बाब अल मंडे ये लाल सागर एवं अदान की खाड़ी में स्थित है, यमन और जिबूती से रिलेटेड है। जिब्राल्टर ये भूमध्य सागर जो मेडिटेरेनियन सी है एवं अटलांटिक ओशियन के बीच में है, इसको कनेक्ट करता है, स्पेन एवं मोरक्को कंट्री से रिलेटेड है। हार्मुज ये फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच में है, ओमान एवं ईरान से रिलेटेड है। बारपोरस ये काला सागर एवं मरमरा सागर के बीच में है और टर्की से रिलेटेड है। डोवर ये डोवर है नॉर्थ सी उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के बीच में है, इंग्लैंड एवं फ्रांस से रिलेटेड है। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर में स्थित है और कनाडा देश से रिलेटेड है। डेविस ये बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच में है, ग्रीनलैंड व कनाडा से ये रिलेटेड है। बेरिंग है बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर के बीच में है, अलास्का यूएसए एवं रूस से रिलेटेड है। बॉस ये तस्मान सी एवं दक्षिण सागर से के बीच में है और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। टॉरेस ये आराफुरा सी एवं पापुआ की खाड़ी के बीच है, न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। कुक है जो तस्मान सागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच में है, न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को ये जोड़ती है।
अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख नहरें कौन कौन सी है। केनाल जो है तो पनामा केनाल है, ये पनामा देश से संबंधित है और ये किसको किसको कनेक्ट करती है, ये अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर के को कनेक्ट करती है। स्वेज नहर ये मिस्र में है और लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य में है। कील नहर जर्मनी में है और नॉर्थ सी एवं बाल्टिक सी के बीच में है, इसको ये कनेक्ट करती है। उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को कनेक्ट करती है। ओल्गा डॉन ये रूस में है और रोस्टवे और स्टालिन गार्ड के बीच में है। सू नहर है यूएसए में और ये सुपीरियर एवं हुरुन झील के बीच में है, इसको कनेक्ट करती है। ईरी नहर ये यूएसए में है और ईरी एवं मिशिगन झील के मध्य है। वेलेंड ये कनाडा में है और ईरी एवं इंटोरियो झील के मध्य में, मतलब इसको कनेक्ट करती है। स्वेज नहर देखा जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है और संबंधित देश कौन सा है, मिस्र है, इजिप्ट। इसका निर्माण कब शुरू किया गया था तो 1869 में इसका निर्माण हुआ था और लंबाई कितनी है 193.3 किलोमीटर है। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, मतलब मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को जोड़ती है। उत्तरी पोर्ट जो है वो पोर्ट शहीद है और दक्षिणी पोर्ट है तेओफिक पोर्ट, ये नाम याद रखिएगा। नॉर्थ पोर्ट है, इसका नाम है पोर्ट शहीद और साउथ वाला जो पोर्ट है उसका नाम है तेओफिक पोर्ट। विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है। एस्कीमो कौन कहाँ की है, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का की है। बुशमैन ये कालाहारी डिजर्ट पे है। माओरी ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। एनू जापान में है। सीमांग मलेशिया में है। खिरगिज मध्य एशिया में है। वेदा ये श्रीलंका में है। मसई ये पूर्वी अफ्रीका मेनली केन्या में पाए जाते हैं। पिग्मी ये कांगो बेसिन में है। बद्दू ये अरब मरुस्थल में है। जुलू दक्षिण अफ्रीका में। निग्रो मध्य अमेरिका में। पपुआन से न्यू गिनी में है। रेड इंडियन जो भी उत्तरी अमेरिका में लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेड इंडियन। बर्बर ये मोरक्को में है। नूबा सूडान है। फुलानी ये पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। माया ये मध्य अमेरिका में है। लेप्स ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में है। यूपिक ये पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का में है। बंतु ये पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर देखेंगे, इंडस्ट्रियल सिटी तो ओसाका कहाँ है, ये जापान में है और यहाँ पे कौन कौन सा इंडस्ट्री लगा हुआ है, सूती वस्त्र का, लौह एवं इस्पात का। नगोया ये भी जापान में है, यहाँ सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। डेट्रॉयट कहाँ है, यूएसए में। ये याद रखिएगा कि डेट्रॉयट आ जाता है एग्जाम में कि किससे रिलेटेड है, तो ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, तो इससे का DA से याद रखिएगा। डेट्रॉयट ए से ऑटोमोबाइल। अनसन ये चाइना में है, यहाँ लौह एवं इस्पात इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हवाना कहाँ है, क्यूबा में, सिगार के लिए फेमस है। मिलान इटली में है, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। सेफील्ड ये इंग्लैंड में है, कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। एसन जर्मनी में है, लौह एवं इस्पात के लिए फेमस है। लियोन फ्रांस में है, रेशम के लिए फेमस है। आबादान ये ईरान में है, तेल शोधन के लिए फेमस है। डुंडी स्कॉटलैंड में है, जूट वस्त्र के लिए। संघाई चाइना में है, ये वस्त्र एवं मशीनरी के लिए फेमस है। फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी में है, परिवहन एवं इंजीनियरिंग के लिए। वेनिस कहाँ है, इटली में, ये कांच निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूएसए में है, लौह एवं इस्पात के लिए, लौह एवं आयरन एंड स्टील के लिए इंपॉर्टेंट है। आयरन एंड स्टील के लिए इंपॉर्टेंट है कौन, पिट्सबर्ग। ग्लासगो स्कॉटलैंड में, इसका पोत निर्माण उद्योग में। कीव यूक्रेन इंजीनियरिंग के लिए और चेलाविंस ये भी रूस में है, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए फेमस है। यहाँ पे आप देखेंगे हम विश्व के प्रमुख पतन जो है बंदरगाह, जो पोर्ट है, कौन सा पोर्ट किस किस कंट्री से रिलेटेड है। रॉटरडम ये नीदरलैंड से रिलेटेड है। पोर्ट नेलोथ इसको पोर्ट डायमंड भी बोलते हैं, ये साउथ अफ्रीका में है। सेंटोस को कॉफी बंदरगाह भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटोस बंदरगाह आ जाएगा, कॉफी बंदरगाह किसको बोलते हैं तो सेंटोस को, और ये ब्राजील में है। मर्केबो ये वेनेजुएला में है। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है, इजिप्ट में। इकारगा ये रूस में है। मोंटोवीडियो ये उरुग्वे में है। त्रिपोली ये लीबिया में है। ग्वादर ये पाकिस्तान में है। योकोहामा जापान में है। और पैन अमेरिकन महामार्ग यह है विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। यह दक्षिण अमेरिका एवं मध्य अमेरिका को यूएसए एवं कनाडा से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग जो है सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, कितना है 9332 किलोमीटर है। और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग ये उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। विश्व का व्यस्तम महासागरीय मार्ग है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वो इंडियन ज्योग्राफी का हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो, भारत और विश्व का, तो वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको यहाँ से आप मान के चलिए कि 15 से 16 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। इसलिए इसको आप 2-3 बार देखिएगा तो आराम से आपको ये सारे फैक्ट रिवाइज हो जाएंगे और दिमाग में छप जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।